हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करने वाले हैं ट्रैक्शन, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और क्रचेस। सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर करा था उसको हम रिवाइज कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग, ब्रेसेस, स्प्लिंट, कास्ट देखे थे और उनसे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले हम उनको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, उनसे पूरा रिवाइज कर लेंगे पिछला लेक्चर। उसके बाद मूव ऑन करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे आज ट्रैक्शन। अब हम रिवीजन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स जल्दी से। स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग, सबसे पहले हमने देखा था इन्फ्लामेटरी फेज, जो कि 48 आवर्स तक लास्ट करता है, जिसमें कि हेमेटोमा की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने देखा था रिपेयरिंग फेज, जो कि 2 to 3 वीक्स लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिकंस्ट्रक्टिव टिश्यूज थे वो न्यू टिश्यू में डेवलप कर जाते हैं और कार्टिलेज बन जाता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। फिर बोन रिमॉडलिंग, जो कि फाइनल फेज है, जिसमें क्या होता है, जो कैलस बना होता है, जो सॉलिड बोन बनी होती है, वो रिप्लेस हो जाती है स्पंजी बोन की हेल्प से। फिर उसके बाद हमने देखे थे कास्ट, फाइबर ग्लास और प्लास्टर कास्ट। इनमें हमने डिफरेंस देखा था कि जो फाइबर ग्लास कास्ट है वो पॉलीयूरेथेन रेजिन से बना होता है, और जो प्लास्टर कास्ट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। फाइबर ग्लास कास्ट जो है लाइट वेट होता है, और दूसरा हैवी होता है बट लेस कॉस्टली होता है। ये स्ट्रॉन्गर होता है और वाटर रेजिस्टेंट विद ड्यूरेबल होता है। ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता। ये 30 मिनट लेता है सेट होने में, और वो 72 आवर्स लेता है सेट होने में। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है जब इसको हम अप्लाई करते हैं, और सेम ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। ठीक है, इसको जो है फ्रेशली जब अप्लाई करते हैं तो कास्ट को हमने एयर में एक्सपोज करना होता है और फर्म सरफेस का सपोर्ट देना होता है, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन में सेट हो सके। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना होता है कि पार्ट शुड बी एलिवेटेड, बिकॉज स्वेलिंग हो सकती है, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए वी शुड एलिवेट द पार्ट। उसके बाद हमने देखी थी टाइप ऑफ कास्ट। ठीक है, टाइप ऑफ कास्ट में हमने देखा था शॉर्ट आर्म कास्ट। ठीक है, जो कि बिलो एल्बो, एल्बो से लेके पामर क्रीज तक जाती है, और उसमें क्या करते हैं हम, एक काइंड ऑफ सिक्योर करते हैं उस कास्ट को अराउंड द थंब। ठीक है, फिर थंब स्पाइका और गॉनलेट कास्ट देखा था, जो बिलो एल्बो जाती है और थंब को पूरा कवर करती है। उसके बाद हमने देखा था लॉन्ग आर्म कास्ट, जो कि एक्सटेंड होती है फ्रॉम एक्जिला से पूरे पामर क्रीज तक आएगी। एल्बो को जो है हम इमोबिलाइज कर देंगे एट राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमने देखा था शॉर्ट लेग कास्ट, जो एक्सटेंड होती है नी से टू द बेस ऑफ टो। उसके बाद हमने लॉन्ग लेग देखा था, जो कि थाई की जंक्शन से आती थी बेस ऑफ टो तक। उसके बाद हमने वॉकिंग कास्ट, जो कि शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग लेग भी हो सकती है। ठीक है, कास्ट को हमने इस तरह से रेनफोर्स करते हैं ताकि मतलब वो स्ट्रेंथ के लिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ कास्ट दैट इज रेनफोर्स्ड फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद बॉडी कास्ट, जो कि एनसर्कल अराउंड द बॉडी होती है। ठीक है, उसके बाद शोल्डर स्पाइका कास्ट, ये काइंड ऑफ अ जैकेट होता है जो कि शोल्डर, ट्रंक और एल्बो को कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट था लास्ट हिप स्पाइका कास्ट, जो कि एनसर्कल करता है होल बॉडी एंड लेग्स। ठीक है, पूरा। और अगर डबल हिप स्पाइका कास्ट है तो फिर बोथ लेग्स को कवर करना है, और बॉडी तो कवर होगी ही। ठीक है, फिर आता है स्प्लिंट। स्प्लिंट हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था। स्प्लिंट क्या है, स्प्लिंट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये एक स्पोर्ट काइंड ऑफ स्टफ है, जो कि यूज किया जाता है स्पोर्ट के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए किसी भी बॉडी पार्ट को इन अ फंक्शनल पोजीशन। ठीक है, और इसमें क्या करते थे हमने इसमें पूरे पार्ट को कवर नहीं करना होता है, सिर्फ मतलब ताकि अगर पूरे पार्ट को कवर कर देंगे ना तो सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसमें एंटायर पार्ट कवर नहीं होता, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, ये इजीली रिमूव हो जाता है, ताकि जो है पार्ट को हम इजीली विजुअलाइज कर सकें। हमने ये भी देखा था, और ये भी देखा था कि इसमें क्या होता है कि पहले अगर स्प्लिंट को अप्लाई करने से पहले हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई वूंड तो नहीं है, कोई ओपन फ्रैक्चर है, या फिर इन केस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर्स अगर पेशेंट को वूंड है तो उस पर पहले स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्प्लिंटिंग करेंगे। ठीक है, ब्रेसिस उसके बाद हमने देखी थी। ब्रेसिस का यूज़ क्या था, ब्रेसिस का यूज़ भी सेम यही है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल मूवमेंट करती है और प्रिवेंट करती है किसी एडिशनल इंजरी से। हम इन ब्रेसिस किस किस को इंडिकेट करते हैं, ये हम इंडिकेट करते हैं अगर लॉन्ग टर्म का यूज़ करना है। ठीक है, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, या फिर मूवमेंट और मूवमेंट को रिड्यूस करना है और डिस्कम्फर्ट को बढ़ाना है, उसलिए भी हम यूज़ करते हैं। फिर हमने देखी थी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट विद स्प्लिंट कास्ट और ब्रेस। हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हम न्यूरोवेस्क्यूलर स्टेटस चेक करेंगे पेशेंट का, प्रोसीजर के पहले भी प्रोसीजर के बाद भी। जैसे कास्ट अप्लाई कर रहे हैं, स्प्लिंट अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले हम न्यूरोवेस्क्यूलर स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद हम 5 P's देखेंगे। 5 P's हमने कौन कौन से देखे थे, पेन, पेलर,
पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया और पैरालिसिस। ठीक है, इन फर्स्ट 24 to 48 आवर्स हमने एक्सट्रीमिटी को देखना है कि एक्सट्रीमिटी जो है हार्ट के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। क्यों? ताकि एडिमा रिड्यूस हो सके। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने मॉनिटर करना है किसी भी कॉम्प्लिकेशन को, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, वो हमने मॉनिटर करना है। ठीक है, जैसे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, प्रेशर अल्सर हो गया और डिसयूज सिंड्रोम, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज अ इंक्रीज इन प्रेशर इन पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेस को लगाया गया है, उस एरिया पे प्रेशर का इंक्रीज होना पर्टिकुलर एरिया पे, और उस वजह से क्या होना? सर्कुलेशन का कॉम्प्रोमाइज होना। ठीक है, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होती है तो टिश्यू परफ्यूजन हो सकती है, और उस वजह से इस्कीमिया और इरिवर्सिबल मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर डैमेज हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो दैट इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या है कंपार्टमेंट सिंड्रोम? इट इज इंक्रीज इन प्रेशर इन अ पर्टिकुलर एरिया विद compromised circulation and decreased tissue perfusion which leads to ischemia and irreversible neuromuscular damage। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है इसकी? एक तो डस्की पेल हो जाएगी पेशेंट की एक्सट्रीमिटी। ठीक है, कूल होगी स्किन, इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम होगा, पैरास्थीजिया हो जाएगा, अनरिलीव्ड पेन देखी थी हमने। और अगर कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेस टाइट है तो उसको लूज करेंगे हम। ठीक है, मतलब कैसे ठीक करेंगे इसको, करेक्शन कैसे करेंगे? तो लूज कर देंगे या रिमूव ही कर देंगे। और हमने देखी थी फेसियोटमी। फेसियोटमी में क्या था? फेसियोटमी करी जाती है ताकि प्रेशर जो है रिलीज हो सके, कम हो सके। उसको प्रेशर रिलीव करने के लिए हम फेसियोटमी कर लेते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। उसके बाद हमने देखा था प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर इज अ काइंड ऑफ, ये भी तभी होता है जिन पेशेंट्स को अप्लाई किया जाता है कास्ट, स्प्लिंट और ब्रेसिस को। इसमें क्या होता है? अगर इनएप्रोप्रिएट है आपका कास्ट तो उस वजह से टिश्यूज पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब टिश्यूज पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो टिश्यू को हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये हमने देखा था। ठीक है, और प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है जब पेशेंट अगर रिपोर्ट करता है कि मेरे को ना एक पर्टिकुलर जगह पे हॉट फील हो रहा है, हॉट स्पॉट काइंड ऑफ स्टफ, अगर आपको वो आप असेस करते हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, और वहाँ पे टाइटनेस होगी अंडर द कास्ट, बहुत ज़्यादा टाइटनेस की वजह से वो हॉट स्पॉट फील करेंगे। फिर हमने उसमें असेस करना है कि जो पर्टिकुलर एरिया है, फिजिशियन या तो उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट वाले एरिया में या तो वो कट लगाएंगे और वो कास्ट को रिमूव करेंगे, या फिर मतलब रिमूव करके ना एक विंडो काइंड ऑफ स्टफ क्रिएट करेंगे उस कास्ट में, या फिर अगर पॉसिबिलिटी, अगर नहीं पॉसिबल तो फिर कास्ट को ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डिसयूज सिंड्रोम। ठीक है, डिसयूज सिंड्रोम में हमने देखा था कि अगर हम जैसे कास्ट अप्लाई हुआ है पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से, तो वो इमोबिलाइज होता है। बिकॉज ऑफ दैट इमोबिलाइजेशन विच लीड्स टू मसल एट्रोफी, एक तो मसल थिन हो जाएंगी, यूज में नहीं आएंगी। ठीक है, और क्या करेंगी? यूज में नहीं आएंगी तो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देंगी वो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप जो है ना मतलब टू टेंस और टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो मसल्स को, ताकि ना उनमें मूवमेंट होती रहे। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगी तो मसल्स जो है ना अपनी स्ट्रेंथ खो बैठती हैं, वो उनकी एट्रोपी हो जाती है। ठीक है, मतलब हमने क्या करना होता है? जस्ट मसल्स को ही लूज करना होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ताकि मसल जो है अपनी स्ट्रेंथ ना लूज करे, और मसल्स को ही मूव करेंगे हम विदाउट मूविंग यानी बोन। बोन वैसी ही रहेगी। ठीक है, मतलब इन काइंड ऑफ एक्सरसाइज को जिसमें हम बोन मूव नहीं करते, सिर्फ मसल मूव करते हैं, इनको कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। और उसके बाद हमने देखा था पेशेंट विद एक्सटर्नल फिक्सेटर, और ये भी एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ही है। जिन पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर प्रोवाइड किया होता है उन पेशेंट की केयर। ठीक है, यूज़ क्या? सबसे पहले तो यूज़ करते हैं हम ये कॉम्प्लेक्स ओपन फ्रैक्चर में। एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज़ कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स ओपन फ्रैक्चर में विद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी अगर उसको हुई है। ठीक है, इसमें क्या, ये क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि जो है पेशेंट की एक्सट्रीमिटी स्टेबलाइज हो सके, उनमें मिनिमल ब्लड लॉस हो सके। ठीक है, इम्पल्स हाँ, मतलब वूंड की केयर इंप्रूव हो सके, क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि बिल्कुल फिक्स कर देते हैं हम उस एरिया को, और उसमें हीलिंग भी इजी हो जाती है, कंफर्ट ज़्यादा होता है पेशेंट को। इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है पिन साइट इन्फेक्शन, जिस
साइट पे हमने एक्सटर्नल फिक्सेटर को अप्लाई करा है, उस साइट पे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर ऑल्सो एंड विद बॉडी ऑल्सो। और पेन एट पिन साइट, अगर पेन है पिन साइट पे, हमने असेस करना है वार्म तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पुरलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर ये सब पेशेंट को डेवलप हो रहा है तो दैट मे डेवलप एज ऑस्टियोमेलाइटिस। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने असेस करना है। सो अब रिवीजन लास्ट लेक्चर का हो गया, अब हम नेक्स्ट आज के टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम ट्रैक्शन। सबसे पहले ट्रैक्शन होता क्या है? ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ना किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है या बॉडी में कोई भी इंजरी है उसकी बोन में, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं ना, एकदम से झटका देते हैं, एक फोर्स देते हैं उसको एडजस्ट करने में, ताकि वो फोर्स की हेल्प से ना वो जो बोन है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ सके। तो ट्रैक्शन क्या है? एक पुलिंग फोर्स ही है उस काइंड ऑफ डिसलोकेट पार्ट को अलाइन करने के लिए, जो भी इंजरी की वजह से हो रखा है, ठीक है। एक काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए देते हैं आप, ठीक है, कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ्स के, ऐसे जो है ट्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है। तो इट इज अ पुलिंग फोर्स टू अलाइन इंजर्ड बॉडी पार्ट, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर पर्पस क्यों देते हैं हम, ट्रैक्शन क्यों अप्लाई करते हैं, तो क्या पर्पस है इसका? टू एलिमिनेट मसल स्पाज्म। एक तो क्या होता है ना, जैसे अब बोन की डिसलोकेशन हो गया, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी बोन डिसलोकेट हो गया है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स पे भी अब क्या होता है ना, एक प्रॉपर हमारी जो बॉडी है ना वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है। हमारी बॉडी में जो है बोन्स अपनी प्लेस पे है, मसल्स अपनी प्लेस पे है, नर्व्स अपनी प्लेस पे है। तो जब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे बोन है, यहाँ मसल्स हैं, बीच में कैपिलरीज जाती हैं, बीच में नर्व्स जाती हैं, सब कुछ पूरा एक नेटवर्क काइंड ऑफ और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब बोन यहाँ से यहाँ को आ गई तो उसने क्या किया, मसल को भी डिस्टर्ब किया, नर्व को भी डिस्टर्ब किया, सब चीजों की अलाइनमेंट जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो उस वजह से मसल्स में क्या होता है, स्पाज्म होता है। मसल स्पाज्म इज अ काइंड ऑफ, मतलब कि मसल्स में ना इनवॉलेंट्री वो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना बहुत गंदी पेन होती है, ठीक है। तो दैट इज मसल स्पाज्म। उस चीज को करेक्ट करने के लिए अब बोन को ना जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचेंगे, अब जैसे ये बोन है मान लो, अब ये ऐसे को होगी और यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है मसल्स पे, तो वहां पे भी मसल स्पाज्म हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स की हेल्प से इस बोन को ऐसे, मतलब इस अलाइनमेंट में रखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रैक्शन अप्लाई करी, ये बोन यहां से ऐसे रखने की कोशिश करी, तो मसल स्पाज्म भी रिलीज होगा, ठीक है। फिर आती है बात टू रिलीव प्रेशर ऑन नर्व। अब नर्व पे भी वही बात आ गई। अब मान लो कि यहाँ से काइंड ऑफ नर्व जा रही थी, बिकॉज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ दिस बोन, ये नर्व थी, इस पे प्रेशर पड़ रहा था। ये प्रेशर इंक्रीज कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दैट इंजरी, जो बोन डिसलोकेट होगी या फिर बोन अपनी जगह से कहीं पे भी बोन ने प्रेशर अप्लाई कर दिया किसी नर्व पे। अब जब हम उसकी अलाइनमेंट, उसको ट्रैक्शन देंगे, ट्रैक्शन की वजह से बोन जो अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी, अपनी जगह पे थोड़ी मतलब काइंड ऑफ फोर्स की हेल्प से आएगी, तो उस वजह से फिर नर्व पे भी प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, रिलीव होगा वो, तो टू रिलीव प्रेशर ऑन नर्व। फिर वैसे ही टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। अब क्या होता है ना, अब ड्यू टू इंजरी बोन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो गई है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बोन है ना, ये पर्टिकुलर ऐसे हो गई है चेंज, तो अब ये ना अगर इसको ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्योर नहीं करेंगे प्रॉपरली, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये डिफॉर्मिटी में चेंज हो जाएगी, ये ऐसी ही सेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब यही वाली पोजीशन ले लेगी और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को सेट कर देगी और वैसे ही एक डिफॉर्मिटी में चेंज हो जाएगी। तो उस डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू रीगेन नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ बोन। अब क्या है, अब वही है कि जब इंजरी हो रही है, बोन की क्या हो रही है, डिसलोकेशन हो रही है, बोन की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रह रही है, तो वापस से उस अलाइनमेंट को लाने के लिए वी अप्लाई ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये था ट्रैक्शन और उसके पर्पसेस। सो अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन में सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन। स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन कौन सी आ गई, मतलब कि हमने ना बॉडी मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैक्शन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, ठीक है। जैसे कि अब क्या होता है, बॉडी पार्ट रेस्ट, ये बेड है, बेड पे ही बॉडी पार्ट रेस्ट करेगा और उसकी स्ट्रेट लाइन में हम एक काउंटर ट्रैक्शन ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और इसमें जो काउंटर ट्रैक्शन है वो अपना बॉडी वेट ही काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसको ना मैं विद द हेल्प ऑफ इमेज मतलब फोटो की हेल्प से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको, ठीक है। मतलब अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सी वाली टाइप है और उसमें कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो कर देती हूँ। बाकी विद द हेल्प ऑफ इमेज हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तब ज्यादा समझ में भी आएगा कि क्या मतलब बात हो रही है। तो स्ट्रेट और रनिंग में क्या होता है, सिर्फ इतना देख लो अभी फिलहाल कि एक काइंड ऑफ बेड है, बेड पे पेशेंट का बॉडी पार्ट है, ठीक है, उस पर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं हम स्ट्रेट लाइन में।
तो इस साइड को ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और काउंटर ट्रैक्शन कौन दे रहा है इसको, अपनी बॉडी वेट, ठीक है। ये था स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन। उसके बाद आती है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना कि जो बॉडी पार्ट है वो ऑफ टू द बेड होगा, ठीक है, मतलब बेड से टच नहीं होगा पार्ट। जैसे मान लो ये लैग गया पेशेंट की, ये लैग गया, ठीक है, ये थाई है मान लो, और ये आगे से अगला पार्ट है, ठीक है, मतलब फुट के पीछे। और तो क्या होगा ना, जैसे मतलब ये फुट है, फुट को हमने ऐसे होल्ड करा और ये लेग को है हमने ऑफ टू द बेड रखना है और नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करा के उसको एक मतलब काइंड ऑफ ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब उसको ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो इसमें काउंटर ट्रैक्शन कौन अप्लाई करते हैं, इसमें हमें ना अलग से काउंटर ट्रैक्शन देनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ स्लिंग्स और स्प्लिंट, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिंट लगेगी, स्लिंग से उसको बांध देंगे और ऑफ टू द बेड रखेंगे। समझ में आया? मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो इमेज की हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये बेड है, बेड के ऊपर हमने लेग को लटका दिया ऐसे, ठीक है, और नीचे स्प्लिंट लगा दिया और स्लिंग्स से उसको अटैच करा है, ठीक है, स्लिंग्स की हेल्प से अटैच करा है, वो उसको एक काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे और साथ में इसको ट्रैक्शन दी हुई है। तो ये वाली टाइप ऑफ ट्रैक्शन आ जाती है हमारे बैलेंस सस्पेंशन में। उसके बाद आ जाती है स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन ना हम स्किन पे अप्लाई करके पुल करते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन इज अ फोर्स। तो हमने बेसिकली फोर्स करना है, ठीक है, किसी भी पार्ट को, ताकि उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके। तो स्किन ट्रैक्शन में क्या होता है, स्किन पे डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं फोर्स और उसको फिर ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर जैसे इसमें आ जाती है बक्स ट्रैक्शन। ये ना सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे कि स्ट्रेट एंड रनिंग में आ जाती है बक ट्रैक्शन, ठीक है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ इमेज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर स्किन ट्रैक्शन में कौन सी आ जाती है? बक्स। बक्स जो है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी पे यूज होती है। मेनली ना आपको ये नाम याद होने चाहिए कि कौन सी वाली ट्रैक्शन के जो एग्जाम्पल है वो कौन से बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं ना, क्योंकि ये तो नाम तो अटपटे से हैं, तो इनसे ना मतलब क्लियर नहीं होगा कि ये कौन सी जगह की ट्रैक्शन है। तो ऐसे अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि बक्स ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन लोअर एक्सट्रीमिटी। फिर आती है चिन हॉल्टर। इससे तो चलो नाम से क्लियर हो रहा है कि चिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चिन पे ट्रैक्शन अप्लाई होगी। तो चिन हॉल्टर इज नेक पे ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वो मैं इमेज की हेल्प से आपको बताऊंगी। फिर आती है पेल्विक बेल्ट। इससे भी नेम से क्लियर है कि पेल्विक मतलब कि लोअर बैक पे हम यूज करते हैं ट्रैक्शन को, ठीक है। फिर आती है हैमिल्टन रूजल ट्रैक्शन, ये फीमर पे, ठीक है। फिर आती है ब्रेयांट, ये भी फीमर पे। डुनलुप, ये भी ये अपर आर्म पे, ठीक है, डुनलुप इज अपर आर्म ट्रैक्शन। फिर आती है स्केलेटल ट्रैक्शन। अब स्केलेटल ट्रैक्शन में नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने ना स्केलेटन सिस्टम पे, मतलब स्केलेटल जो हमारे बोनी पार्ट है उस पे हमने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो इस पे ना हम क्या करेंगे, विद ये काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्क्रू वगैरह डाल के, ठीक है, स्क्रूज और इन सब की हेल्प से ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। मतलब कि सर्जिकल पिन्स और स्क्रूज अंदर डाल के फिर उस पर ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे स्कल पे भी लगती है, ठीक है। फीमर मोस्ट कॉमनली ये फीमर के केस में यूज होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है हेलो ट्रैक्शन, ये स्कल ट्रैक्शन है, ठीक है। हेलो ट्रैक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्कल ट्रैक्शन। फिर आती है थॉमस स्प्लिंट, ठीक है। ये सारी जो है स्केलेटल ट्रैक्शंस के अंदर आ जाएंगी। तो इनको ना हम एक बार अच्छे से इमेज की हेल्प से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेट और रनिंग ट्रैक्शन। अब हम इनको विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रेट और रनिंग ट्रैक्शन में जैसे कि हमने देखा था कि उसको अप्लाई किया जाता है फॉर पुलिंग फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जिसमें बॉडी क्या करती है, बॉडी रेस्ट करती है बेड पे। और दूसरा हमने देखा था बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, जिसमें हमने देखा था कि ट्रैक्शन को हम यूज करते हैं फीमर पे और अपर लेग्स के फ्रैक्चर पे, जहां पे ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है विद पैरेलल रॉड को यूज करके, जैसे कि रोप्स और पुली की हेल्प से, ठीक है। और कुछ हमने देखी थी स्किन ट्रैक्शंस और स्कल ट्रैक्शंस, ठीक है। स्किन वाली जो अप्लाई कर लेते हैं बाय स्ट्रैपिंग द पेशेंट अफेक्टेड लोअर लिम्ब, और या फिर उनको साथ में रैप करके उनके साथ अटैच करते हैं हमारे वेट्स को, ठीक है। स्केलेटल में जो है हमने देखा था कि पिन्स, वायर, स्क्रूज हम अटैच करते हैं सर्जिकली बोन पे, और ये भी मोस्टली हमने देखा था फीमर के फ्रैक्चर के लिए। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बक्स ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन क्या है? बक्स ट्रैक्शन जो है मेनली हिप फ्रैक्चर के लिए यूज की जाती है, ताकि जो है पेन को रिड्यूस कर सकें, लेंथ ऑफ द फ्रैक्चर मेंटेन हो सके। ट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय स्ट्रैपिंग। इसमें क्या करेंगे, स्ट्रैपिंग करते हैं। ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्टेपिंग करेंगे पेशेंट के अफेक्टेड लोअर लिम्ब को और उसके साथ फिर वेट्स को अटैच कर देते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो ना। इसमें क्या किया हुआ है,
ठीक है, ये स्ट्रैपिंग करिए, यहां पर ये स्ट्रैपिंग करिए और फिर डायरेक्टली इसके साथ वेट को अटैच कराए। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, देखो, वन और बोथ लेग आर रैप्ड इन विद एन इलास्टिक रोलर बैंडेज और टेप। ठीक है, ये वाली जो चीज है इसकी बात हो रही है कि एक या फिर दोनों लेग्स की अगर बात करें तो उनको रैप किया जाता है इलास्टिक रोलर बैंडेज और टेप से। फिर क्या किया जाता है, ट्रैक्शन इज अप्लाइड, नेक्स्ट है ट्रैक्शन इज अप्लाइड विद अ वेट अटैच टू अ स्प्रेडर बार बिलो द फुट। ठीक है, ये स्प्रेडर बार है ये वाली। ठीक है, उसमें क्या किया गया है, वेट को अटैच करके फुट के नीचे को ये वाला हैंग किया गया है। ठीक है, अ फोम बूट में ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, इसमें फोम का भी यूज किया जाता है। ठीक है, फोम बूट भी यूज कर सकते हैं। द ट्रैक्शन पुल इज टुवार्ड द पुली एट द बॉटम ऑफ द बेड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रैक्शन का जो ये पुल लग रहा है, ये कहां पे लग रहा है, पुली की तरफ ये पुली है यहाँ पे। ठीक है, बीच में ये वाली, ये सेंटर में जो है ये पुली है यहाँ पे। ठीक है, सो बक ट्रैक्शन में बी यूज टेम्परली टू मैनेज अ हिप, लोअर स्पाइन और सिंपल फ्रैक्चर ऑफन बिफोर सर्जिकल रिपेयर। ठीक है, बक ट्रैक्शन कहां पे यूज किया, इसको मेल भी हम टेम्परली भी यूज कर सकते हैं ताकि हम हिप के और लोअर स्पाइन के या फिर सिंपल फ्रैक्चर को ट्रीट कर सके बिफोर सर्जरी। सो हमने क्या देखा, बक ट्रैक्शन में ये इसमें क्या किया जाता है, मेनली ये यूज किया जाता है हिप फ्रैक्चर के लिए ताकि पेन को रिड्यूस कर सके, फ्रैक्चर ऑफ लेंथ ऑफ फ्रैक्चर को मेंटेन कर सके। ठीक है, और ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है इसमें स्ट्रैपिंग की हेल्प से लोअर लिम्ब में, और उसके साथ फिर क्या किया जाता है, वेट को अटैच किया जाता है। ठीक है, ये वन और बोथ लेग में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम इलास्टिक रोल बैंडेज को पहले रैप करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वेट अटैच करते हैं स्प्रेडर बार के साथ। इसमें फोम बूट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और जो ट्रैक्शन पुल है वो पुली के थ्रू लगता है। ठीक है, कहां को, बॉटम ऑफ द बेड की तरफ को। और जो बक ट्रैक्शन है इसको हम टेम्परली भी यूज करते हैं हिप और लोअर स्पाइन के फ्रैक्चर के लिए और सिंपल फ्रैक्चर के लिए बिफोर सर्जिकल रिपेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन हमने डिस्कस करा था चिन हॉल्टर ट्रैक्शन। सो चिन हॉल्टर ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें एक क्लोथ की हेल्प से क्या होता है, क्लोथ या फिर आप कह सकते हो हॉल्टर लाइक स्लिंग अप्लाई की जाती है नेक पे। ठीक है, जिसके वो कब अप्लाई की जाती है, जब पेशेंट या तो सिटिंग पोजीशन में होगा या लाइंग पोजीशन में होगा, और कॉन्टिन्यूसली भी इसको अप्लाई किया जाता है और इंटरमिटेंटली भी इसको अप्लाई किया जाता है। और इसको हेड हॉल्टर ट्रैक्शन भी कहा जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है, फॉर सर्वाइकल स्पाइन। ये इमेज की हेल्प से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये यहां पे या तो क्लोथ अप्लाई किया जाएगा इस वाले एरिया में, या फिर यहां पे ये सॉरी आई विल शो ये वाला एरिया। ठीक है, यहां पे या तो क्लोथ लगाया जाता है या हॉल्टर लाइक स्लिंग। ठीक है, ये हॉल्टर लाइक स्लिंग के साथ यहां पे ऐसे अटैच किया गया। ठीक है, सो दिस इज चिन हॉल्टर ट्रैक्शन। ठीक है, अ क्लोथ और अ हॉल्टर लाइक स्लिंग फॉर ट्रैक्शन ऑफ नेक अप्लाइड व्हेन पेशेंट इज इन सिटिंग और लाइंग डाउन पोजीशन में। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली है या फिर इंटरमीडिएटली इसको अप्लाई किया जाता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज हेड हॉल्टर ट्रैक्शन फॉर सर्वाइकल स्पाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज ये पेल्विक बेल्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ बेल्ट अप्लाइड हेयर। ये क्या है, बेल्ट है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, यहां से कनेक्ट किया गया है और यहां पे वेट अप्लाई किया गया है नेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज पेल्विक बेल्ट। सो पेल्विक ट्रैक्शन और पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हो, ये यूज की जाती है पेल्विक फ्रैक्चर में। ठीक है, ताकि सपोर्ट कर सके हम सेपरेटेड बोन्स को। अगर कोई बोन्स में सेपरेशन है, ठीक है, बोन्स अपार्टेड हैं, तो फिर उनको क्या करेंगे, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए पेल्विक ट्रैक्शन देते हैं। दिस ट्रैक्शन में बी अप्लाइड बाय ईदर अ बेल्ट और अ स्लिंग। ठीक है, ये बेल्ट के थ्रू भी लगाई जाती है। एक तो पूरा सपोर्ट मिलेगा और स्लिंग के थ्रू प्रेशर भी मेंटेन होगा। ठीक है, द पेल्विक बेल्ट कॉज डाउनवर्ड पुल ऑन द पेल्विस। ठीक है, इस बेल्ट की वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड पुल लगता है पेल्विस पे, जहां पे पेल्विक स्लिंग का सपोर्ट मिलता है और जो पेल्विस है
वो पेल्विक स्लिंग जो कहाँ पे लगेगी, ऑफ टू द बेड लगेगी वो, ठीक है, विद पेल्विक बेल्ट, ठीक है। ये हमने देखा फिगर में कि क्या है, पेल्विक बेल्ट लगी है और जो स्लिंग है वो ऑफ टू द बेड लगी हुई है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। एंड द अपर रिम ऑफ द बेल्ट शुड रेस्ट एट द टॉप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और पेल्विक बेल्ट की पोजीशन क्या होती है, जो अपर रिम आएगा, ठीक है, ऊपर वाला जो रिम है ना बेल्ट का, ठीक है, वो कहां पे रेस्ट करेगा, एट द टॉप ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, हमारी इलियक क्रेस्ट जो आएगी उसके ऊपर वो रेस्ट करेगा, एंड नॉट अराउंड द एब्डोमेन। और ये ध्यान रखना कि पूरे एब्डोमेन पे नहीं आना चाहिए वो। दिस टाइप ऑफ ट्रैक्शन इज यूज्ड इन ट्रीटिंग अ हर्निएटेड और हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हर्निया है प्रेजेंट पेशेंट को, तो उस केस में भी इसको अप्लाई किया जाता है। और किस केस में, और अ मसल स्पाज्म ऑफ द बैक, अगर बैक में मसल स्पाज्म हो रखा है, ठीक है। और इसको यूजुअली हम इंटरमिटेंटली यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूसली इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरमिटेंटली भी कैसे यूज करते हैं, ऑन 2 आवर्स फिर ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स लगा के रखेंगे, 2 आवर्स निकाल के रखेंगे, ठीक है, वाइल द क्लाइंट इज अवेक। और वो हाँ, मेक श्योर दैट क्लाइंट इज अवेक एट द टाइम, वो स्लीपिंग में नहीं होना चाहिए, मतलब उसको नींद नहीं आई होनी चाहिए, ठीक है। वेट्स ऑन द ट्रैक्शन आर इंक्रीज ग्रेजुअली। और इसमें क्या करते हैं हम, वेट को ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि अगर अ क्लाइंट इन अ पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन हैज अ पेल्विक एरिया एलिवेटेड ऑफ द बेड, ठीक है, कि क्या है, अ क्लाइंट का जो है ना पेल्विक एरिया वो ऑफ टू द बेड एलिवेट किया जाता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्लिंग। नाम से क्लियर ना, पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द बेड इन अ स्लिंग अटैच टू वेट्स। किसके थ्रू, जो स्लिंग अटैच हुई है वेट्स के थ्रू, उसके थ्रू होता है, ठीक है। इट मे बी यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल हु हैज अ फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस दैट हैज सेपरेटेड द पेल्विक बोन्स, ठीक है। पेल्विक फ्रैक्चर के केस में जहां पे सेपरेशन हो रखी है पेल्विक बोन्स की, उस केस में भी हम पेल्विक ट्रैक्शन और पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो पेल्विक ट्रैक्शन क्या था, ये इसमें क्या है, ये हम रिलीव करने के लिए देते हैं, पेन, जैसे कि लोअर बैक पेन है, हिप्स में पेन है, लेग्स की पेन, और स्ट्रेंथनिंग ब्रोकन बोन्स, ठीक है, इमोबिलाइजिंग और रिलीविंग प्रेशर ऑन स्केलेटल सिस्टम, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं पेल्विक बेल्ट, ठीक है। ये था पेल्विक बेल्ट का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हैमिल्टन रूजल ट्रैक्शन। हैमिल्टन रूजल ट्रैक्शन जो है यूज की जाती है ताकि हम ट्रीट कर सकें फ्रैक्चर ऑफ फीमर को, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है, फॉर पेन रिलीफ प्रायर टू द सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी एक बक ट्रैक्शन ही है, बक ट्रैक्शन ही होती है, बट देखो बक ट्रैक्शन में क्या था, इतनी चीज थी बक ट्रैक्शन में, ठीक है। बट इन एडिशनल टू दैट यहां पे क्या है, ये वाली स्लिंग आ गई है, ये ऊपर वाली जो स्लिंग है ना, ये वाली, ये जो स्लिंग है, ये वाली, सॉरी, ये वाली, ठीक है, दिस अपर स्लिंग, ये वाली जो स्लिंग है ये एडिशनल है। बक प्लस स्लिंग की बात करें, अगर बक ट्रैक्शन के साथ हम स्लिंग अप्लाई कर देते हैं, बक प्लस स्लिंग, तो वो आ जाता है रूजल ट्रैक्शन, ठीक है। रूजल ट्रैक्शन, इसमें क्या देखा हमने कि ये कब कब यूज की जाती है, फ्रैक्चर, फीमर के फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इमोबिलाइजेशन, फॉर पेन रिलीफ, और प्रायर टू सर्जरी यूज की जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डाउनवर्ड पुल, इसमें डाउनवर्ड पुल लग रहा है एज इन ट्रैक्शन के जैसे, मे बी अप्लाई टू द लेग, बट एन एडिशनल ओवरहेड पुली, ये वाली ओवरहेड पुली किसकी बात करी जा रही है, ये इस पुली की बात की जा रही है, ठीक है, ओवरहेड पुली। सिस्टम इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ट्रैक्शन apparatus with the leg supported by a sling, ठीक है। द पुल इज टुवर्ड द सीलिंग, ये किस तरफ को, सीलिंग की तरफ को, मतलब इस साइड को ये पुल लग रहा है, ठीक है, एंड टुवर्ड द फुट ऑफ द बेड, और इस वाली साइड को, दो तरह को ना ये पुल टू साइड को अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस और रीअलाइन फीमर फ्रैक्चर। ये क्या करता है, या तो फ्रैक्चर को रिड्यूस करने, सॉरी, ये कॉमनली रिड्यूस और रीअलाइन, ठीक है, फीमर का फ्रैक्चर है, अब ताकि फर्दर फ्रैक्चर ज्यादा ना हो और फ्रैक्चर जो हो रखा है उसमें अलाइनमेंट प्रॉपर आए, ठीक है, उसके लिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। और टू ट्रीट नी इंजरी, नी की इंजरी के लिए भी हम इसको अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नीड फॉर अ ग्रेटर वेट एंड पुली सिस्टम, द यूज ऑफ रूजल ट्रैक्शन इन एडल्ट इज यूजुअली स्केलेटल नॉट स्किन, ठीक है।
अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज इसमें क्या होता है, ग्रेटर वेट की नीड हो रही है, ठीक है, वेट ज्यादा चाहिए इसमें, तो पुल सिस्टम भी, मतलब पुल सिस्टम को ज्यादा वेट चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्किन ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, अब बक ट्रैक्शन क्या थी, बक थी हमारे पास स्किन ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ दिस हैमिल्टन रूजल ट्रैक्शन दिस इज स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है, स्केलेटल, सॉरी, दिस इज स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है। सो द नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पॉसिबल डैमेज बिहाइंड द नी, ठीक है। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यहां पे हमने देखना है पेशेंट को नी डैमेज, बिहाइंड द नी कोई डैमेज ना हो, ठीक है। इन द कहां पे, पॉपलिटियल स्पेस पे, पॉपलिटियल स्पेस पे डैमेज होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ स्लिंग, यहाँ पे स्लिंग है ना, ये वाली जो स्लिंग है इसकी वजह से, दिस वन स्लिंग, because of this sling there may be damage in popliteal space, ठीक है, which can cause pressure, swelling and damage to nerve and blood vessels। इस वजह से popliteal nerve है ना, उनमें क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने चेक करना है, ठीक है। CMS चेक मस्ट बी डन एज लॉन्ग एज द क्लाइंट इज इन द ट्रैक्शन, ठीक है। सो CMS चेक करना है, CMS क्या है, सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, सर्कुलेशन चेक करेंगे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई है या नहीं, मोशन, पेशेंट का जो पार्ट है वो मोशन में है या नहीं, पेशेंट हिला पा रहा है या नहीं, क्योंकि न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हम CMS चेक करते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन। और सेंसेशन भी चेक करेंगे, पेशेंट को पिन या फिर कुछ भी रब करके उसको बोलेंगे फील हो रहा है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है, कुछ भी सेंसेशन हो रही है या फिर नहीं, उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रियान ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रियान ट्रैक्शन क्या है, ब्रियान ट्रैक्शन जो है मेनली यूज की जाती है यंग चिल्ड्रन के केस में, ठीक है, जिनको फ्रैक्चर हो रखा है फीमर का और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हैं हिप में, ठीक है। सो बोथ द लिम्ब ऑफ द पेशेंट आर सस्पेंडेड इन द एयर वर्टिकली एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। हिप वाली साइड से क्या किया जाता है, पेशेंट के दोनों लिम्ब्स को सस्पेंड किया जाता है वर्टिकली 90 डिग्री के एंगल पर, और उनके नी जो है स्लाइटली फ्लेक्स्ड होते हैं इसमें, ठीक है। सो ब्रियान ट्रैक्शन क्या, ये देखो यहाँ पे इमेज से क्लियर है पूरा, है ना, स्लाइटली, ये देखो यहां से 90 डिग्री के एंगल पे ये वर्टिकली ऐसे, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये वाला, ठीक है, वर्टिकली सस्पेंड किया गया है 90 डिग्री के एंगल में, और हिप एंड नी, यहां से हिप, ये वाला एरिया, हिप वाला एरिया और नी थोड़ा सा फ्लेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्शन है। सो ब्रियान ट्रैक्शन जो है इज अ वेरिएशन ऑफ बक ट्रैक्शन ऑफन यूज्ड फॉर अ चाइल्ड 2 year old एंड यंगर विद अनस्टेबल हिप और फीमर फ्रैक्चर, ठीक है, क्लियर है ना किसमें यूज करते हैं। सो ये था ब्रियान ट्रैक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज डुनलुप साइड आर्म ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इमेज से क्लियर है, देखो ये साइड आर्म की, ये वाली ट्रैक्शन, ये साइड आर्म की ट्रैक्शन है, ठीक है। सो डुनलुप ट्रैक्शन जो है ना वो प्लेस की जाती है अलोंग द एक्सिस ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म की एक्सिस पे अप्लाई किया जाएगी, एज वेल एज एट द राइट एंगल ऑफ ह्यूमरस की बात करें तो उसके राइट एंगल पे अप्लाई की जाती है बाय मीन्स ऑफ ब्रॉड स्लिंग, ठीक है, एक ब्रॉड स्लिंग का यूज करते हैं जो कि अराउंड द अपर आर्म को प्लेस करेंगे, ठीक है, ये वाली ब्रॉड स्लिंग को क्या किया हमने, अपर आर्म में पूरा फोल्ड करा है। और बेड ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड ऑन लेटरल साइड, ये वाली, ये लेटरल साइड है, इस साइड को हमने बेड के जो ब्लॉक्स हैं, जो वेट है वो डालना है, जो भी फ्रैक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए, ठीक है, फ्रैक्चर साइड अप ऑफ द बेड, और जो फ्रैक्चर साइड है ना, ये वाली साइड है, ये हमने बेड के, ये वाला, ये यहाँ पे बेड है, बेड के अप वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। जनरली यूज्ड एज अ, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डुनलुप और साइड आर्म ट्रैक्शन, जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं टेम्पररी स्किन ट्रैक्शन की तरह फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर बिफोर सर्जरी, और डुनलुप स्किन ट्रैक्शन इज यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ द अपर आर्म एंड फॉर शोल्डर डिसलोकेशन के लिए, ठीक है, एक तो अपर आर्म के फ्रैक्चर के लिए और एक शोल्डर डिसलोकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। द क्लाइंट इज सुपाइन, एक तो क्लाइंट किस पोजीशन में होगा, सुपाइन पोजीशन में, और उसकी आर्म को कैसे पोजीशन किया जाता है, वेट का एंगल 90 डिग्री होगा, स्किन
ब्रेक डाउन स्पेशली ओवर द एल्बो, ठीक है, ओवर द एल्बो हमने जो है स्ट्रैप अप्लाई करना है। एंड प्रॉब्लम्स विद, और इसमें किस में अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम विद न्यूरोवेस्कुलर फंक्शन एंड, हाँ इसमें सॉरी इसमें क्या कर, इसमें ये वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉमन देखी जाती है, न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। और सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन, ये हमने चेक करनी है पेशेंट की, ये हमने चेक करनी है, सर्कुलेशन, मोशन एंड सेंसेशन। चेक्स ऑफ द फिंगर एंड फोर आर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चल सके, ताकि न्यूरोवेस्कुलर मतलब फंक्शन को चेक करने के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको चेक करना, ठीक है, सर्कुलेशन को, मोशन को और सेंसेशन को। सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे, स्किन ऑफ द कलर चेक करेंगे, ठीक है, हैंड में पेलर तो नहीं है। मोशन कैसे चेक करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाओ, है ना। सेंसेशन, पेशेंट को जैसे कुछ मतलब पॉइंट वाली ऑब्जेक्ट को लगा के पेशेंट को बोलेंगे यहाँ पे सेंसेशन कैसी है, फील हो रहा है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है, वो पेशेंट को आज पूछेंगे, उससे हम इनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट द लास्ट वन इज हेलोज डिवाइस, ठीक है, हेलो ट्रैक्शन। हेलो ट्रैक्शन क्या है, हेलो ट्रैक्शन यूज की जाती है टू पुल हेड और सुपाइन को अपवर्ड पोजीशन में, ठीक है। स्लो स्ट्रेच इसमें डाला जाता है स्पाइन पे, ये एक मेथड होता है जिसमें जेंटली स्ट्रेचिंग और स्ट्रेटनिंग की जाती है सीवियरली कॉम्प्रेस्ड या फिर कर्व्ड स्पाइन के केस में, ठीक है। इसको हम स्कोलियोसिस, काइफोसिस और अदर स्पाइन डिफॉर्मिटीज में भी यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को और नेक को सर्जरी के बाद या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद, ठीक है। क्या होती है हेलो ट्रैक्शन, इसको हम ये यूज की जाती है हेड को और स्पाइन को ऊपर वाली पोजीशन में पुल करने के लिए, ठीक है। स्लोली इसमें स्ट्रेच पड़ता है हमारी स्पाइन पे, एक मेथड होता है ये जिसमें जेंटली स्ट्रेचिंग और स्ट्रेटनिंग की जाती है सीवियरली कॉम्प्रेस्ड या फिर एक्सीडेंटली कोई भी मतलब कंप्रेशन पड़ा हुआ है, कर्व्ड स्पाइन हो रखी है, उस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। स्कोलियोसिस, काइफोसिस और अदर स्पाइन डिफॉर्मिटीज में भी यूज करते हैं, और इमोबिलाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्पाइन और नेक को आफ्टर सर्जरी और एक्सीडेंट। सो ये आप फिगर पे देख सकते हो। सो ये फिगर 776 भी में आप देख सकते हो। द हेलो डिवाइस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सटर्नल फिक्सेशन है, स्केलेटल ट्रैक्शन है ये टाइप इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है हेलो डिवाइस कंसिस्ट ऑफ skeletal traction, ठीक है, फॉर अ सर्वाइकल फ्रैक्चर दैट इज अप्लाइड टू द स्कल एंड अलाउज द क्लाइंट टू एम्बुलेट एंड परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज, ठीक है। द 4 pins holding the halo device in place penetrate the skull only a fraction of an inch. The tightness of the screw influences the amount of traction, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैसी ये एक हेलो डिवाइस अप्लाई की गई है एक्सटर्नली, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन है, ठीक है। सर्वाइकल फ्रैक्चर के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज है वो पेशेंट परफॉर्म कर सकता है। इसमें हमने यहाँ पे देखो ये 4 पिन अप्लाई की है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 पिन को अप्लाई किया गया है जिससे हेलो डिवाइस को प्लेस किया जाता है और वो जहां से पेनिट्रेट करती है हमारे स्कल को, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंच में ये यहां से क्या करती है, पेनिट्रेट करती है हमारे स्कल को, ठीक है। और जो टाइटनेस है वो स्क्रूज वगैरह से इन्फ्लुएंस, मतलब टाइटनेस ऑफ द स्क्रूज इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। अब क्या है, जितना ज्यादा हम स्क्रू को टाइट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाले देखो, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले स्क्रूज हैं, ये जनरली क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि टाइटनेस कितनी रखनी है और वो फिर इन्फ्लुएंस करेगी अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन कितनी पेशेंट को जा रही है, ठीक है। ट्रैक्शन का कितना इन्फ्लुएंस होना है, दीज आर ऑल डिसाइडेड बाय द टाइटनेस ऑफ द स्क्रूज प्रेजेंट इन हेलोस डिवाइस, ठीक है। सो ये सारा था हमारा ट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्शंस। सो अब नेक्स्ट आ जाता है केयर ऑफ ट्रैक्शन। ट्रैक्शन की केयर कैसे करनी है, पेशेंट जिसको ट्रैक्शन लगी है उसकी हम केयर कैसे करेंगे। सो इसमें टारगेट हाई में इजी तरीका दिया है इसको याद करने का। जस्ट ट्रैक्शन लिख लो आप पहले, ठीक है, ट्रैक्शन के सारे वर्ड्स। सो टी से ट्रैक्शन में टी से क्या आएगा, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर चेक,
ठीक है। अब पेशेंट जो ट्रैक्शन अप्लाई करी है उसमें क्या बोन में इंजरी है, बिकॉज ऑफ दैट इंजरी पेशेंट को इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट में सफर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें वो चेक करना पड़ेगा ताकि फिर हम उसको फिर फर्दर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। रोप शुड हैंग फ्रीली, और ये ध्यान रखना है हमने कि जो रोप ना जैसे ट्रैक्शन पे अप्लाई हुई है, वो रोप जो है जो भी कनेक्टेड है विद एनी काइंड ऑफ एनी बॉडी पार्ट, सो उसको ना फ्रीली जैसे बेड से टच नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई भी एरिया, कोई मतलब वॉल है साथ में, या फिर पेशेंट का ही कोई जैसे दूसरी टांग है, वो मतलब टच नहीं करना है उस रोप को, मेनली वो ये ध्यान में रखना है। वो है फ्रीली हैंग होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना टेंशन, अब क्या होता है जैसे कि अगर रोप टच कर रही है तो वेट में भी फर्क पड़ सकता है, उसकी रोप की टेंशन इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है ना, तो उसलिए इसको ध्यान में रखना है। फिर आ जाती है अलाइनमेंट शुड बी मेंटेन्ड, अलाइनमेंट प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, वो इधर उधर को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रैक्शन की। फिर वही बात है ना कि अगर अगर ट्रैक्शन की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉपरली वेट नहीं पड़ेगा, जो ट्रैक्शनल फोर्स है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो जो हमारी डिजायर्ड गोल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो गोल अचीव करने के लिए प्रॉपर अलाइनमेंट उसको देनी पड़ेगी, मतलब ताकि वो डिफॉर्मिटी जो है फर्दर डिफॉर्मिटी ना हो, ठीक है, नर्व का प्रेशर रिलीज हो, जो भी हमारे पर्पस थे ना वो पर्पस पूरे होने के लिए हमें ट्रैक्शन को अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आ जाती है सर्कुलेशन शुड चेक्ड। अब क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन में, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स में भी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है पेशेंट की, तो हमने चेक करनी है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को चेक कैसे करते थे हम? 5 P's यूज करते थे। कौन कौन सा? पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया और पैरालिसिस, ये वाले साइंस हमने चेक करने हैं पेशेंट के। उसके बाद आते हैं टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर। हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर है और कौन सी लोकेशन पे है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट, ठीक है। फिर आता है आई से इंक्रीज इन फ्लूइड इनटेक। अब बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन का हमने खास ध्यान रखना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पेशेंट की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू द पेशेंट। फिर आ जाती है ओ से ओवरहेड ट्रेपीज का यूज करना। अब क्या होता है ना, पेशेंट में भी अगर पेशेंट उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या होता है वो ना काइंड ऑफ अपोजिट फोर्स लगाता है। अब हम ना बेड से उठते हैं ना तो काइंड ऑफ अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर ट्रेपीज होगा, ट्रेपीज इज अ ट्रायंगल शेप ऑफ, एक एंगल अप्लाई किया होता है बेड के ऊपर, जिसकी हेल्प से पेशेंट को उठने में इजी होता है। तो उसका यूज पेशेंट को बोला है कि उसका यूज करो, ताकि फालतू की जो फोर्स है ना अदर बॉडी पार्ट्स पे, या फिर जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, इंजर्ड पार्ट है, उस पे गलत फोर्स ना लगे। और उसमें क्या होता है, अब अगर पेशेंट ने थोड़ा बहुत हिलना जुलना भी है तो बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड विद ईच अदर पार्ट्स ना, तो उस पे भी तो थोड़ा बहुत मतलब हिलेगा डुलेगा वो पार्ट, तो इसीलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू यूज ट्रेपीज। फिर आ जाता है एन से नेवर टच वेट टू बेड एज वेल एज फ्लोर। अब वही बात आ गई फिर से, अगर वेट है, वेट हमने एक प्रॉपर वेट, हाँ ये मेरा वेट जैसे मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था, है ना, तो पर्टिकुलर वेट लगाया होता है हमने, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर वेट अब उतने अगर किसी से टच हो रहा है, या तो वो कम भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, मे बी अगर फ्लोर पे अगर आपका वेट टच हो रहा है तो मे बी वो फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, तो मे बी सम ऑफ द वेट इज मतलब कुछ हद तक जो वेट है, जैसे मान लो 10 kg है, 10 kg वेट है, तो हो सकता है जो 10 kg का प्रेशर है वो पेशेंट पे नहीं पड़ रहा, उस पे 5 kg का ही पड़ रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द 5 kg वेट इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना है कि वो कहीं पे टच ना करे वेट। सो ये थी हमारी केयर ऑफ ट्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज पे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। सो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम सबसे पहले देखेंगे 2 टाइप की सर्जरीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑरिफ और क्रेफ, ठीक है। दैट इज स्टैंड्स फॉर ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है, नेम से ही क्लियर है ये दोनों। तो ओपन रिडक्शन मतलब क्या करना है हमने, इट इज अ काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। ओपन की बात आएगी, ओपन है मतलब कुछ खोल रहे हैं ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ ओपन सर्जरी। अब जैसे कि बोन है, ठीक है, फ्रैक्चर है, मान लो टांग में कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसको अब हमने
सर्जिकली जो है करेक्ट करना है, ठीक है। सर्जिकली करेक्ट कैसे करेंगे? विद हेल्प ऑफ स्क्रूज होगी, पिन्स होगी, प्लेट्स होगी, वायर्स होगी। तो इन सब चीजों को हम अंदर डाल के फिर उनको इंटरनल फिक्सेशन करेंगे उनकी, ठीक है। इंटरनल फिक्सेशन ऑफ बोन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू और सर्जिकल प्रोसीजर है, तो वो आ जाएगा हमारे पास ओपन रिडक्शन, ठीक है। अब प्रॉपरली हमने क्या करना होता है, जैसे ये एक बोन है, ठीक है, ये ना दोनों अलग हो गया, जैसे ये बोन थी पूरी, ये अलग हो गए दोनों बॉडी पार्ट। अब क्या करना है, हमने इनको आपस में अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, वो हम मतलब कि फिक्सेटर्स की हेल्प ले सकते हैं फॉर द इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। तो अगर हम सर्जिकली ओपन कर रहे हैं एरिया को, पार्ट को, फिर उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बोन्स को, तो दैट इज ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन। और क्लोज में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली ही, मतलब उनको, मतलब उसमें सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, ओपनली हम उसको रिमूव नहीं करते, जस्ट अप्रोक्सीमेट करेंगे टू पार्ट्स को ताकि वो अलाइन कर जाए आपस में, और इसमें स्क्रू, प्लेट्स और इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये है क्लोज्ड रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है, जस्ट अप्रोक्सीमेट करेंगे बोन्स को। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट्स पे। सो ओके, सो नेक्स्ट है हमारे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे TKR। TKR मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। ये नेम से ही क्लियर है ना, मतलब कि टोटल नीज की हमने क्या कर देनी है, रिप्लेसमेंट कर देनी है, ठीक है। इंडिकेशंस क्यों करते हैं, अब टोटल नी रिप्लेसमेंट आपने देखा होगा कि ओल्ड एजेस में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ओल्ड एजेस में ही हम प्रेफर करते हैं ये करना, अनलेस एंड अनटिल अगर आपके नी के अराउंड सारी बोन्स फ्रैक्चर नहीं है, मतलब ट्रॉमा ना हुआ है। अगर ट्रॉमा है तो उस केस में फिर छोटी एज में भी हो सकता है, जरूरत पड़े मे बी। तो एज, बेस्ट एज होती है इसकी 50 to 80 ईयर्स, ठीक है। फिर आ जाती है इंडिकेशंस की क्यों करते हैं, किस किस केस में हम TKR करते हैं, ठीक है। TKR किस किस केस में करते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, OA नीज सुना होगा आपने, मैक्सिमम कॉमन ही हो गया वो सब, मतलब ओल्ड एज में। तो जिनके OA नीज होते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, उनका क्या होता है, ज्वाइंट्स मतलब काइंड ऑफ पोर, मतलब कि पोर्स से पोरस हो जाते हैं, मतलब भुरभुरे ज्वाइंट जिनको बोलते हैं ना, और उनमें जान नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट इज नॉट एबल टू डू हिज डेली नीड के वर्क, ये सब चीजें, तो उसके बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। RA में भी देखा होगा अपने, RA में क्या होता है, RA इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। इसमें क्या होता है, बोन्स में जो है सारी चीजें खाने लगती है। इन चीजों को हम शायद MSN में करेंगे डिटेल्स में, अभी फिलहाल तो हम जितना दिया है ना बुक में टारगेट हाई में वही करेंगे, क्योंकि तभी हमारे कंप्लीट। अगर हम डिटेल्स में जाने लगे ना तो सारी बुक्स कवर नहीं होंगी जो हमने टारगेट लेके चले हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारी बुक्स कंप्लीट करूँ, जैसे मतलब हमने पर्टिकुलर ले रखा है ना कि पहले टारगेट हाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर PR यादव कर लेंगे, फिर NCLEX RN कर लेंगे, तो मैं ना जितना बुक में है उसी के अकॉर्डिंग दूंगी। फिर अगर आप डिटेल लेक्चर चाहते हो ना हर एक डिजीज पे, हर एक वैसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ना फर्दर एक या तो अलग से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, या फिर इन बुक्स को जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना एक बार, ताकि मतलब जो भी आने वाले एग्जाम है आप भी उसके लिए प्रिपेयर कर सको, तो पहले हम पर्टिकुलरली हर एक बुक को रेफर कर लेंगे, फिर बुक्स जब कंप्लीट होगी फिर इन डिटेल सारा BSc का सारा कुछ कवर करेंगे, वो फिर इन डिटेल करेंगे। उसमें मैं फिर सारी बुक्स को यूज करते हुए पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगी, इसमें क्या होता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा एक्सप्लेनेशन विद ईच पर्टिकुलर वर्ड्स। कोई बता रहा था कि वर्ड्स को भी, पर्टिकुलर वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करा करो, तो वो हम तब करेंगे। अभी फिलहाल मतलब बुक कवर करने का सोचते हैं पहले, कि मतलब एक बार गो थ्रू हो जाएं कि क्या क्या दिया हुआ है बुक में, वो तुम्हें बस पता होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इनसे भी सफिशिएंट आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। फिर आप डिटेल में बेसिक से 0 से लेके 100 तक जाना चाहते हो, फिर वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फिर ट्रॉमा हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बस इसमें याद रख लो कि ये इंडिकेशंस हैं, इसमें ये करते हैं। फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना। फिर आ जाती है कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। अब क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इनको एक्सप्लेन करके। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है TKR में, पेन हो सकती है, पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है जहाँ पे ऑपरेटेड साइड पे, ठीक है, चेस्ट पेन होगी, सडन ब्रेथलेसनेस। अब सडन ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन का क्या होता है, अब TKR में पता क्या होता है ना, पेशेंट जो है काफी टाइम तक बेड रिडन होता है, बिकॉज ऑफ दैट बेड रिडन सिनेरियो की वजह से क्या होता है ना, पेशेंट को
डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। डीवीटी इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब पेशेंट ना चलता फिरता है नहीं, हो सकता है कि कुछ डेज मंथ्स, मतलब 15, मतलब वैसे तो हम बताते हैं पेशेंट को कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके वो चलना स्टार्ट कर दे, है ना। पर लेकिन काफ़ी टाइम से बेड रिडन होता है ना पेशेंट, तो उसकी जो मूवमेंट होती है लेग्स की वो होती नहीं है, तो जिस वजह से डीप वेन थ्रोम्बस क्रिएट हो जाता है और वो फिर फैट एम्बोलिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट फैट एम्बोलिज्म, अगर वो कहीं पे फिर प्रॉब्लम करता है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो दैट मे लीड टू चेस्ट पेन और सडन ब्रेथलेसनेस हो सकती है पेशेंट को, अगर वो ब्लॉकेज हो गई तो। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है इसमें। सो ये था टोटल नी रिप्लेसमेंट। जस्ट इसको थोड़ा सा याद रखो कि क्या होता है, किस केस में करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने क्या करना है, पेशेंट की स्वेलिंग का ध्यान रखना है कि पेशेंट को ज़्यादा स्वेलिंग ना रिड्यूस करनी है, स्वेलिंग कंप्रेशन बैंडेजिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, और आइस पैक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेन रिड्यूस हो, स्वेलिंग रिड्यूस हो। ठीक है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फिर आ जाते हैं हम, टोटल नी हो गया, अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है टोटल हिप रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोप्लास्टी। इसमें भी नेम से ही क्लियर है ना। रिप्लेसमेंट कर देंगे हम हिप की विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस, मतलब इंस्टेड ऑफ रियल हिप हम डाल देंगे प्रोसेसेस, दैट इज आर्टिफिशियल जॉइंट, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ सीवियरली डैमेज्ड हिप विद प्रोस्थेसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल जॉइंट की हेल्प से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर करते किस केस में, वही सेम ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आरए, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, और फीमोरल नेक की अगर फ्रैक्चर हो रखा है किसी पेशेंट को, तो उनमें हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। यही है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जस्ट मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो अब आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर केयर ऑफ पेशेंट विद THR। ठीक है, जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं उनके केस में उनकी केयर के टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, वो देख लेते हैं। सो डोंट्स आर, डोंट क्रॉस ऑपरेटेड लेग पास्ट द मिड लाइन। ये मिड लाइन है, ठीक है। अब मान लो ये लेग है, ठीक है, पेशेंट की लेग है, ये मिड लाइन है, इस साइड को क्रॉस नहीं करनी है ये। ठीक है, समझ में आ गया। ऑपरेटेड लेग को कभी भी मिड लाइन से क्रॉस नहीं करना है। डोंट सिट विद क्रॉस्ड लेग, ना ही क्रॉस लेग पे बैठना है। ठीक है, डोंट सिट ऑन लो हाइट चेयर। लो हाइटेड चेयर है, अब नीचे भी नहीं बैठना। लो हाइटेड चेयर, अगर चेयर पे ही नहीं बैठना, नीचे तो क्या ही बैठना फिर, है ना। तो नीचे लो हाइटेड चेयर पे नहीं बैठना। अवॉइड हिप फ्लेक्शन लेसर देन 90 डिग्री। अब क्या फ्लेक्शन क्या होता है, अब याद है ना वो टर्म्स जो हमने पढ़ी थी, फ्लेक्शन, एबडक्शन वगैरह, वो यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीज इन एंगल। सो अवॉइड करना है हिप के एंगल को 90 डिग्री से बिलो डिक्रीज करना। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ना हमारा, जो हम सिट कर रहे हैं ना 90 डिग्री पे सिट करते हैं, तो वो वाली चीज को ऐसे बेंड करना है। ऐसे ये वाली चीज 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेंड, मतलब हिप का जो एंगल है वो नहीं होना चाहिए कम। पेशेंट शुड नॉट टर्न टू अपोजिट ऑपरेटेड साइड। क्या होना, पेशेंट को बोलना है कि जिस साइड ऑपरेट हुआ है उस साइड को नहीं लेटना, उस साइड को टर्न नहीं करना। ठीक है, फिर आता है डूज। डूज क्या क्या करना है, यूज हाई टॉयलेट यूज करने हैं। ठीक है, यूज पिलो बिटवीन लेग्स, जिसको क्या कहते हैं, एबडक्शन पिलो। एबडक्शन हमने पढ़ा था ना, एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एबडक्शन पिलो मतलब 2 लेग्स हैं, उनके बिटवीन में ना ऐसे पिलो रहना चाहिए, एबडक्शन पिलो बोलते हैं इसको। ये डिस्टेंस मेंटेन रहनी चाहिए, पेशेंट की लेग्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं प्रोस्थेसिस के। फिर आता है यूज लॉन्ग डिवाइस टू ग्रैब ऑब्जेक्ट। अब नीचे कुछ गिरा है तो वो ऐसे ही नहीं उठाना है ना, पेशेंट को एजुकेट करना है उस बारे में कि या तो कोई डिवाइस ले लो ग्रैब करने के लिए, कुछ भी ले लो आप, उससे ग्रैब करना है, खुद नीचे नहीं झुकना है। ठीक है, वो डायलॉग याद रखना इसमें, झुकेगा नहीं साला, है ना। सिट ऑन हाई चेयर। सिट ऑन हाई चेयर, चेयर जो है हाई होनी चाहिए, लो चेयर पे नहीं बैठेगा पेशेंट। हाई हिप ऑलवेज हायर देन नी। ठीक है, हिप ऑलवेज ऊपर ही रहेगा, नी नीचे रहेगा। अब ये नीज है मान लो, तो ये हिप है, तो ये नीचे रहने चाहिए। ऐसे वाले कभी भी ऐसे एंगल पे नहीं बैठना चाहिए कि जिसमें आपका नी ऊपर जाए और हिप नीचे आए। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे इस एंगल में बैठी हूँ तो नीज ऊपर आ रहे हैं, हिप नीचे, ऐसे कभी भी नहीं बैठना। आपको ऐसे बैठना है कि हिप ऊपर रहे और नीज नीचे रहे। ठीक है, नीज नीचे हिप ऊपर।
फिर आगे यूज ट्रैपीज। ट्रैपीज मैंने बताया ओवरहेड हमने ट्रैपीज यूज करना है ताकि उठने बैठने के लिए, ताकि प्रेशर कम पड़े। यूज एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग टू प्रिवेंट डीवीटी। ठीक है, अब क्या होता है मैंने बताया था इन केस ऑफ दीज THR पेशेंट, क्योंकि वो बेड रिडन होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी चांस ऑफ इंक्रीज इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, तो उसलिए हम एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग यूज करते हैं। अब एंटी एम्बोलिक जो स्टॉकिंग्स होती है ना, वो काइंड ऑफ प्रेशर बनाती है। जैसे अब ऐसे ये मान लो लेग है, ठीक है, लेग्स हैं, लेग पे ना ऐसे कॉन्ट्रेक्शंस करती है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और प्रेशर अप्लाई करती है, जिस वजह से ना वो जो मूवमेंट होती रहती है, मतलब उसमें ना, तो उस वजह से ना एम्बोलिज्म नहीं बनता, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंटी एम्बोलिक है, इसलिए नाम से क्लियर है ना, तो वो यूज कर सकते हैं ताकि डीवीटी को हम प्रिवेंट कर सकें। सो ये था हमारे पॉइंट्स जो रिमेंबर करने हैं THR के टाइम पे, डूज और डोंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसलोकेशन का। सो अब लास्ट आ जाती है हमारी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हिप प्रोस्थेसिस डिसलोकेशन। अगर हमारा हिप प्रोस्थेसिस डिसलोकेट हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए एक तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट का जो अफेक्टेड लिम्ब है उसकी शॉर्टनिंग तो नहीं हो रखी है। अगर देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब तो इसका मतलब है कि हिप प्रोस्थेसिस डिसलोकेट हो रखी है, ठीक है। एबनॉर्मल इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होगी अफेक्टेड लिम्ब की। पेशेंट का ये देखना है हमने कि जिस लिम्ब में उसमें प्रोस्थेसिस यूज की है, जो अफेक्टेड लिम्ब है उसकी रोटेशन या तो एक्सटर्नली वो पाँव या तो विद नी देखना आपने ना, वो ऐसे मुड़ गया होगा इस साइड को, या एक्सटर्नल रोटेशन होगी या इंटरनल रोटेशन होगी, तो भी मतलब डिसलोकेशन हो रखी है। फिर उसके बाद आ गया पॉपिंग साउंड या सेंसेशन इन हिप। पॉपिंग साउंड मतलब पॉप अप साउंड आपको फील हो या सेंसेशन हो हिप में, तो दैट आल्सो मीन्स कि डिसलोकेशन हुई है प्रोस्थेसिस की, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम क्रचेस पे, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे और दैट्स ऑल, ठीक है। सो क्रचेस देख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्रचेस। अब बोर्ड पे पता नहीं क्या खिचड़ी पकी है, समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पर चलो, मतलब ना मेन रीज़न पता क्या है लेक्चर अपलोड क्यों नहीं होते, मेरे को ना लिखने से बहुत एलर्जी है, और अभी इतने काइंड ऑफ सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि मैं मतलब PPTs बना के वैसे करूँ, वो भी उसमें भी टाइप करना मतलब मेरे लिए नहीं हो पाता मतलब आई एम बहुत लेजी पर्सन हूँ मैं, इसीलिए लेक्चर बहुत डिले होते हैं। पर अभी मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लेक्चर टाइम टू टाइम आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्रचेस पे। मेरे आलसीपन की वजह से ही लिखने में थोड़ा, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। मैं ना अब मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके, मतलब अभी समझ लो, उसके बाद मैं ना रिवीजन नोट से करवाऊंगी। मैं रिवीजन मेरे नोट से कराने का वो रीज़न भी यही है कि यार फिर से कौन बोर्ड पे लिखे, फिर से कौन टाइप करे, या तो मतलब उस चीज़ में ना मेरे को बहुत आलस पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नोट्स से करा देती हूँ रिवाइज। उसमें ना मतलब पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, बट लेकिन लिखना अच्छा नहीं लगता मुझे ठीक है। फिर क्रचेस पे मूव ऑन करते हैं। क्रचेस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट। सो टेम्पररी हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ जैसे फ्रैक्चर है, टेम्पररी मतलब कि टेम्पररी कोई प्रॉब्लम है उसलिए, और परमानेंट हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्रचेस, किस तरह के टाइप्स के क्रचेस हम यूज करते हैं। एक आता है फोर आर्म और एक आता है एक्सिलरी। जो फोर आर्म का क्रच होता है वो ना मेटल काइंड ऑफ एक मेटल से बना होता है, और एक्सिलरी वाला होता है दैट इज वो पैडिड होता है, ठीक है, मेटल प्लेट से बना होता है। फोम आर्म जो कि फोर आर्म वाला, जिसमें ना फोर आर्म पे एक मेटल प्लेट लगी होती है, और हैंड ग्रिप में एक जैसे मतलब यहाँ पे आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड होगा मेटल प्लेट का, और आप हैंड ग्रिप से उसको होल्ड करेंगे और फिर उसकी हेल्प से चलेंगे, वो यहीं तक आता है, ठीक है। दैट इज फोर आर्म क्रच। और उसका आता है एक्सिलरी, दैट इज पैडिड क्रच, ठीक है। यहाँ पे एक्सिला में आता है जिसको फिर हम होल्ड करते हैं हैंड से, और देखा होगा आपने वो। तो वो आगे 2 टाइप्स ऑफ क्रचेस। फिर आ जाते हैं हाउ टू मेजर। सबसे मेन काम यही है कि आपकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हाउ टू मेजर द क्रचेस, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट का वेट क्या है, उसके एल्बो का, ये ना दैट इज ये सॉरी पहले तो एल्बो का एंगल, ठीक है, एल्बो का एंगल, एक्सिला की डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिला और क्रच पैड की ये भी डिस्टेंस हमारी, ये ना ये सबसे मेन चीजें ध्यान रखनी होती है, बिकॉज ना पेशेंट को क्रच पाल्सी हो सकती है, दैट इज अ मेन, आपने कॉम्प्लिकेशन देखी होगी इसकी।
तो सुना होगा क्रच पाल्सी के बारे में, मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, तो पेशेंट का वेट देखेंगे, एल्बो का एंगल कितना बन रहा है, डिस्टेंस कितना है एक्जिला और क्रच पैड के बीच में। जो एक्जिला और क्रच पैड के बीच में एंगल है, सॉरी डिस्टेंस है, वो होना चाहिए 2 to 4 फिंगर। मतलब एंगल कैसा, सॉरी डिस्टेंस कौन सा, आप ऐसे देखो, ये ना कितनी बताई मैंने, 2 to 4 फिंगर्स, ये होगी 2 to 4 फिंगर्स। इतना गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ से ये मेरा एक्सिला है ना, तो यहाँ पे इतना गैप होना चाहिए, फिर यहाँ तक आना चाहिए जो क्रच पैड है, ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें ऐसे लगता होता है कि जो हम ना वो लेते हैं, क्रचेस लेते हैं ना, वो यहाँ पे सेट करेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस पे गैप होना चाहिए। बिकॉज क्यों, क्या होता है, क्रच पाल्सी होने के चांस होते हैं। क्रच पाल्सी में क्या होता है ना, एक्सिला में ना हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस पे प्रेशर पड़ेगा जोर से, तो वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगी ना, तो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगी। फिर वही है, फिर दैट पैरालिसिस कॉल्ड एज क्रच पाल्सी। वो अवॉइड करने के लिए ये सब चीजें, ये मेन में ध्यान रखनी होती है जो मेजरमेंट होता है। तो एक्सिला और क्रच पैड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2 to 4 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर एक्सिला फोल्ड। ये जो फोल्ड है ना हमारे एक्सिला का, आगे वाला फोल्ड है ना, इसके बीच में, और टू द पॉइंट ऑफ क्रच, और नीचे यहाँ पे लगेगा क्रच, और नीचे ना, नीचे जो पॉइंट फ्लोर पे जहाँ पे क्रच आएगा, मतलब समझ रहे हो। एक बार मैं डायग्राम से बता देती हूँ। जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये इंसान है, ये उसके हैंड्स है, सॉरी यार गंदा बन रहा है, ये पाँव है, ठीक है, ये उसका एक्सिला है। ये एक्सिला, यहाँ पे ये जो क्रच पैड है, ठीक है, ये क्रच यूज किया है, और ये उसका क्रच है। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला क्रच है, ये आ गया क्रच पेशेंट का। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ से ऐसे ले रहे हैं ना, मतलब यही समझ लो आप, ये है, ये एक्सिला का एंटीरियर फोल्ड, और नीचे जहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ क्रच और लेटरल टू हील, ये लेटरल टू हील, ये वाला जो पॉइंट है, इसके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस शुड बी 15 to 16 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, एक्सिला के एंटीरियर फोल्ड से लेके जहां पे क्रच का जो पॉइंट बन रहा है उस तक, जो फिर वो जो हमारा हील है, हील से लेके लेटरल एंगल जो बन रहा है क्रच, पॉइंट ऑफ क्रच का, वो होना चाहिए 15 to 16 सेंटीमीटर। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आ गया हमारे पास, ये था हाउ टू मेजर। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट टू कंसीडर। क्या क्या पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने होते हैं वाइल यूजिंग क्रचेज, या फिर वाइल एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट क्रच। ठीक है, उस केस में क्या ध्यान रखना होता है। एक तो क्रच पाल्सी मैंने आपको बता दी, एक्सिला से ब्रेकियल उसके प्लेक्सिस पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी डैमेज हो जाएगी। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो फिर पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर हमने एंगल का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जो फ्लेक्शन एंगल होता है ना, जो एंगल हमने ना, ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल मेजर करना होता है। इसको मेजर करेंगे हम, ये 25 to 30 डिग्री ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर वो करेक्ट पोस्चर नहीं बनेगा पेशेंट को, और कुछ भी मतलब कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये एंगल हम किससे मेजर करते हैं, ये करते हैं हम गोनियोमीटर से। ठीक है, फिर वियर फ्लैट शूज। ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि फ्लैट शूज ही पहनने हैं आपने, हल्के शूज पहनने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करके जो क्या होता है ना, कि हम पेशेंट का क्या होता है, कई बार ना मसल स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, ट्राइसेप, शोल्डर, ये सब चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि मतलब अब जब हम क्रचेस को यूज करेंगे तो मे बी पेशेंट को कुछ और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो पेशेंट को बताना है कि आपने स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपके ट्राइसेप्स आगे, शोल्डर आगे, मतलब अपर आर्म जो है पेशेंट की ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अपर आर्म की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज, एल्बो, ट्राइसेप्स, इन सब की वो बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे। फिर ट्राइपॉड पोस्चर मेंटेन करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। जो ट्राइपॉड पोस्चर है ना, उसमें क्या है, एक तो वर्टिब्रा आपकी इरेक्ट होती है, पेशेंट को बोलना है कि सीधे चलना है। और हाँ, हमेशा डोंट लुक डाउन। जब भी पेशेंट क्रच के हेल्प से चलेगा तो नेवर लुक डाउन। ठीक है, उसको बोलना है सामने देखो। ठीक है, अगर नीचे देखेंगे तो भी मतलब वो पोस्चर ठीक नहीं बना। अगर वाइड मतलब ट्राइपॉड पोस्चर जो है ना, वो ट्राइपॉड जो स्टैंड की तरह, मतलब आप अगर ट्राइपॉड की तरह मतलब खड़े होते हैं, तो उससे ना एक इरेक्ट, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वाइड सपोर्ट मिलता है पेशेंट को। ठीक है, वाइड सपोर्ट के लिए हम ट्राइपॉड पोजीशन मेंटेन करेंगे, जिसमें कि वर्टिब्रा, नेक और हेड बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हाँ,
केयर पेशेंट को ध्यान बोलना है, एक देखो हंचिंग शोल्डर और स्टूपिंग शोल्डर, इसका ध्यान रखना है हमने, मतलब पेशेंट को एजुकेट करते टाइम भी और मेजरमेंट के टाइम में हर एक चीज का, क्योंकि ना ये वाली चीज होने के चांसेस होते हैं। हंचिंग शोल्डर, अगर पेशेंट का ना क्रच अगर लॉन्ग है, ठीक है, जितनी उसकी मतलब हाइट और उस वेट के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर अगर क्रच नहीं है तो ना पेशेंट अगर ऐसे चलेगा तो ये दिस इज कॉल्ड एज हंचिंग शोल्डर, ये वाली चीज ना ऐसे होगी, दिस इज कॉल्ड हंचिंग शोल्डर। उसके बाद आता है स्टूपिंग। स्टूपिंग में क्या होता है, अगर ज्यादा शॉर्ट क्रच यूज करते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे होने लगता है पेशेंट, वो ना ऐसे होके चलेगा ताकि नीचे नीचे होने के लिए ना, तो वो स्टूपिंग पोजीशन है, स्टूपिंग शोल्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है कि हंचिंग, ऐसे हंचिंग और स्टूपिंग ये तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट क्रच। अब क्रच गेट के बारे में देख लेते हैं कि क्रच मतलब क्रच के साथ हमने मूवमेंट कैसे करनी है। आपने सुना होगा 3 गेट पोजीशन, 4 गेट पोजीशन, और उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं आई थिंक, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब लास्ट है, फिर उसके बाद खत्म। सो अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज क्रच वॉकिंग और गेट, है ना, कि मतलब जो पेशेंट है उनको कैसे एजुकेट करेंगे हम कि कैसे वॉक करना है आपने विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ठीक है। तो इसमें ना 3 टाइप्स ऑफ गेट आते हैं, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट, ठीक है। सबसे पहले 4 पॉइंट गेट, इसको मैं ना आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वैसे कि मतलब क्या चीज़ है ये। तो 4 पॉइंट गेट इज अ वेट बियरिंग काइंड ऑफ, मतलब ऐसी पोजीशन मेंटेन करते हैं जिसमें वेट बियरिंग होती है। अब क्या होता है ना इसमें, अब जैसे पेशेंट है तो जैसे क्रचेज हैं, 2 क्रचेज हमने यहाँ पे चेस्ट वॉल पे रखे हैं, और वेट कहाँ पे बियर करते हैं, इन आर्म्स पे। तो हमने क्या करना है, जैसे पहले एक क्रच आगे किया, जैसे लेफ्ट साइड का क्रच आगे करेंगे, फिर अपोजिट लेग को आगे रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले एक क्रच आगे करा लेफ्ट वाला, फिर हमने राइट लेग को आगे करा, फिर हमने राइट क्रच को आगे किया, फिर अपोजिट लेफ्ट लेग को आगे किया। समझ में आ गया, मतलब इसमें 4 चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आपको यहाँ पे विजिबल है, ये है पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक है, ये उसकी लेग्स हैं, और ये उसने यहाँ पे क्रचेस ले रखे हैं, ठीक है, ये उसकी आर्म के थ्रू उसने यहाँ पे क्रचेस ले रखे हैं, ये क्रच है, ठीक है, ये उसकी आर्म है होल्ड किया हुआ। तो पेशेंट क्या करेगा, सबसे पहले एक क्रच को आगे रखेगा, फिर अपोजिट लेग को आगे रखेगा, ठीक है। पहले नंबर 1 ये, फिर नंबर 2 ये, ठीक है, तो ये वाला भी टच कर रहा है फ्लोर को, ये भी टच कर रहा है, ये दोनों रख दिए, फिर नंबर 3 ये वाला क्रच आ गया, फिर नंबर 4 ये वाली लेग आ गई, ठीक है। तो ये सब चीजें, चारों चीजें यूज करके पेशेंट वॉक करेगा, तो दैट इज 4 पॉइंट गेट, वेट बियरिंग, ठीक है। इसमें मतलब ये वाला कब यूज करते हैं, जब पेशेंट की ना दोनों लेग्स थोड़ी वीकन होती हैं, इसमें वेट बियरिंग आता है, ठीक है। मतलब पहले एक क्रच रखा, फिर अपोजिट लेग रखी, फिर अपोजिट क्रच रखा, फिर अपोजिट लेग रखी, ऐसे चलेगा पेशेंट, ठीक है। तो 4 पॉइंट 4 पॉइंट मतलब जो पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर आ रहे हैं, दैट इज द मीन ऑफ दैट पॉइंट गेट, ओके। फिर आता है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट गेट इज अ नॉन वेट बियरिंग, इसमें वेट पूरा नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, अब ये पेशेंट है, ठीक है, ये उसकी लेग्स आ गई, ये आर्म्स आ गई, ठीक है, ये उसका हैंड है, और ये आ गए हमारे क्रचेस जो यहाँ से ऐसे हैं, ठीक है, ये उसने यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं। अब क्या करेगा पेशेंट 3 पॉइंट गेट में, अब ये अफेक्टेड लिम्ब है, मान लो ये उसने फोल्ड ही कर रखी है, इसको वो यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अफेक्टेड लिम्ब है और ये अनअफेक्टेड लिम्ब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। या तो इधर दिखा देती हूँ मैं, एक सेकेंड, ये 3 पॉइंट गेट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट की लेग्स आ गई, एक लेग उसकी अफेक्टेड है, ये उसने फोल्ड ही कर रखी है पीछे को, मान लो, है ना, नी से बेंड कर रखी है पीछे को, क्योंकि ये अफेक्टेड लेग है। ये वाली लेग वो यूज कर रहे हैं साथ में, ये उसकी आर्म्स आ गई, ये, ठीक है, ये आ गया क्रच, एक क्रच यहाँ से उसने आर्म से होल्ड कर रखा है, ये दूसरा क्रच आर्म से होल्ड कर रखा है। अब पेशेंट कैसे चलेगा, ठीक है, 3 पॉइंट गेट, इसमें एक क्रच आगे रखेगा पेशेंट, सॉरी दोनों क्रचेस को इकट्ठे रखेगा, फिर अपनी लेग यूज करेगा जो कि अनअफेक्टेड लेग है, ठीक है, एक अफेक्टेड है उसको यूज नहीं कर रहा पेशेंट। दोनों क्रचेस आगे रखे, फिर लेग आगे रखी, दोनों क्रचेस आगे रखे, फिर एक लेग आगे रखी, दोनों क्रचेस आगे रखे, मतलब लेग पे भी वेट दे रहा है पेशेंट, फिर होल्ड कर रहा है लेग पे थोड़ा सा, फिर नॉन वेट बेयरिंग क्यों बोला इसको, बिकॉज टोटल वेट नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों क्रचेस पे वेट आ रहा है, आर्म्स की हेल्प से पेशेंट चल रहा है। अब क्रच क्या होता है, क्रच क्या है, क्रच एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम वेट को
होल्ड करने के लिए यूज कर, हमारा क्या हो रहा है, वेट जो सारा वो लोअर बॉडी का शिफ्ट कर रहा है अपर बॉडी पे, विद द हेल्प ऑफ क्रचेस हम फिर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, दोनों क्रचेस को मूव करा, फिर एक पाँव रखा आगे, फिर दोनों क्रचेस, फिर वैसे। और स्विंग थ्रू में भी सेम ही होगा। स्विंग थ्रू में ये होगा कि हम ना स्विंग करके जाएंगे, पहले गेट वो रख के, फिर एकदम दोनों बॉडी को, दोनों मतलब 3 पॉइंट गेट में क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। अब स्विंग थ्रू में स्विंग करेंगे, इसमें जस्ट थोड़ा सा मतलब, अब समझ रहे हो ना, 2 क्रचेस आगे रख के थोड़ा सा विद हेल्प ऑफ अनअफेक्टेड लेग उसको आगे रख लिया, फिर दोनों गेट को आगे मैं ना इसमें आपको वीडियो दे सकती थी बट लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। आप ना खुद यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर मतलब अच्छे से देखना होगा कि क्या है, अगर मतलब समझ में नहीं आ रही आपको ये बात की कैसे चलना है, तो मतलब 3 पॉइंट गेट और पॉइंट गेट स्विंग थ्रू, इस दोनों नॉन वेयरिंग ही है ये। इसमें सिर्फ ये फर्क ये होता है कि मैंने समझा तो दिया आपको, पहले क्रचेस आगे रखेंगे, फिर अनअफेक्टेड लेग, हो गया 3 पॉइंट गेट। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो है कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। फिर उसमें स्विंग थ्रू में सिर्फ डिफरेंस ये है कि आगे रखेंगे और पूरा मतलब स्विंग करके जाएंगे, इसमें जो है चल के जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेग थोड़ा सा। ठीक है, बस ये था हमारा क्रच वॉकिंग के बारे में। और अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि असेंडिंग स्टेयर्स, डिसेंडिंग स्टेयर, सिटिंग कैसे करनी है। अब असेंडिंग स्टेयर्स में क्या होगा, अब अपने सीढ़ियां चढ़नी है, खुद इमेजिन करो। ये चीज ना इमेजिन करके ज्यादा क्लियर होती है कि कैसे चलना है। अब देखो, इमेजिन करो कि हमने क्रच ले रखे हैं, ठीक है, अब हमने सीढ़ियां चढ़नी है ऊपर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट शिफ्ट करेंगे हमारा पूरा क्रचेस पे, और फिर अनअफेक्टेड लेग को उस पे रखेंगे, अपस्टेयर रखेंगे, फिर क्रच रखेंगे। ठीक है, फिर खुद पूरा वेट देंगे क्रच पे और मूव करेंगे आगे को। ठीक है, तो वैसे ही हम असेंडिंग स्टेयर्स करते हैं। और डिसेंडिंग में क्या करना है, डिसेंडिंग में उल्टा पहले क्रच रखेंगे, फिर पूरा बॉडी वेट क्रच पे डालेंगे और फिर अपनी अनअफेक्टेड लेग नीचे रखेंगे स्टेयर पे। ठीक है, तो वैसे ही हम मूव करेंगे। तो ये था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ द स्टेयर्स। उसके बाद आ गया सीटिंग की बात, बैठेंगे कैसे क्रच के साथ। तो बैठेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने 2 क्रचेस है मान लो, तो उसको एक अनअफेक्टेड साइड पे ले लेंगे। ठीक है, अफेक्टेड साइड पे ले लेंगे। जब अफेक्टेड साइड पे ले लिया तो दूसरा हैंड जो अनअफेक्टेड वाला है वो हमने चेयर पे रख दिया। ठीक है, वो आप कर सकते हो यार, खुद बैलेंस कर सकते हो, मतलब कि जिसमें ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े उस लेग पे हम प्रेशर डालेंगे ही नहीं। उस और जो अफेक्टेड लेग है उसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। लेग को स्ट्रेट रखा, एक लेग से एक हैंड से हमने चेयर पकड़ी और दूसरा वेट शिफ्ट कर दिया हमने क्रच पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अनअफेक्टेड लेग को नीचे, अनअफेक्टेड लेग की फ्लेक्शन करेंगे, उसमें एंगल बनाएंगे और नीचे बैठेंगे। ठीक है, और हमने अफेक्टेड लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बैठ जाना है। वैसे ही अपोजिट करेंगे, फिर जब उठना है तो हमने क्या करना है, वेट को शिफ्ट कर देना है। वैसे ही अपोजिट वही चीज करेंगे, पहले फ्लेक्शन ऑफ जो अफेक्टेड लेग थी उसमें वेट पूरा डाल के क्रचेस पे वेट डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ चेयर वैसे ही उठेंगे, और फिर जो टांग सीधी थी उसको सीधे करते हुए उठ जाएंगे। मतलब सारा वेट कहाँ डालेंगे, फिर लेग और क्रच पे डालेंगे, और वैसे ही करके एंगल बना के, मतलब जो फ्लेक्शन थी अब उसकी एक्सटेंशन करेंगे लेग की, और वैसे ही अपोजिट करके उठ जाएंगे। तो ये थी असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिटिंग विद हेल्प ऑफ क्रच। तो ये था हमारी क्रच वॉकिंग और पूरा टोटल क्रच। अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार पूरा लेक्चर जो कि हमने पढ़ा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने पढ़ा है, ताकि मतलब जितना रिवीजन करेंगे उतना डिटेन रहे, यही पर्पज है हमारा रिवीजन का। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन और क्लोज करते हैं लेक्चर। सो अब हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन एक पुलिंग फोर्स है जो कि यूज की जाती है किसी भी इंजर्ड बॉडी पार्ट को अलाइन करने के लिए। ठीक है, बोन के अगेंस्ट क्या करते हैं, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि बॉडी पार्ट जो है अच्छे से अपनी अलाइनमेंट में वापस आ सके। ठीक है, इसका पर्पस क्या देखा था हमने कि टू एलिमिनेट मसल स्पाज, टू रिलीव प्रेशर ऑन नर्व, टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी और टू रीगेन नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ द बोन। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन देखे थे, जिसमें हमने देखा था स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन, जिसमें क्या करते थे, जो ट्रैक्शन है वो पेशेंट के बॉडी पार्ट को बेड पे ही रख के एक स्ट्रेट लाइन में रख के काउंटर ट्रैक्शन हमारी बॉडी लगाती है और उसके अगेंस्ट जो है अप्लाई करते थे हम ट्रैक्शनल फोर्स। फिर उसके बाद हमने देखा था बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, जिसमें क्या देखा था हमने कि इसमें क्या होता है, सपोर्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द बेड। इसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफ द बेड होता है, इसमें ऑन द बेड होता है, इसमें ऑफ द बेड होता है। ठीक है, और इसमें अलाउ करना होता है, हमने कुछ मूवमेंट भी अलाउड होती है इसमें। और काउंटर ट्रैक्शन कौन देता है, इसमें काउंटर ट्रैक्शन दी जाती है स्लिंग्स और स्प्रिंट्स की हेल्प की वजह से।
उसके बाद हमने देखी थी स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में हमने क्या देखे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि बक ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद चिन हॉल्टर, पेल्विक बेल्ट, हैमिल्टन, ब्रांड्स और डुलुप। और बक्स जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए अप्लाई होती थी, चिन हॉल्टर नेक पेन के लिए, पेल्विक बेल्ट लोअर बैक पेन के लिए, हैमिल्टन रूजल ट्रैक्शन फीमर पे, ब्रेयांट भी फीमर पे, और डुलुप अपर आर्म। और इसको जो है हमने नॉट मोर देन 20 मिनट्स, ठीक है, अप्लाई इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं। और वेट की हमने बात करी थी, तो एक्सट्रीमिटीज़ पे हम टू जो स्किन ट्रैक्शन है उसमें कितना वेट होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर रहा था कि वेट जो है एक्सट्रीमिटीज़ के लिए 2 to 3.5 kg होता है, और पेल्विस की बात करें तो 4.5 to 9 kg होता है। उसके बाद हमने देखी थी स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है। स्केलेटल ट्रैक्शन में हमने देखा था हेलोस ट्रैक्शन, ठीक है, जो कि स्कल ट्रैक्शन होती है। वेट इज पुट ऑन पिन्स पे, वायर्स पे, स्क्रूज पे, इनकी हेल्प से हम स्केलेटल ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, फिर उनको सर्जिकली अटैच कर देते हैं बोन के साथ और ट्रैक्शन वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो मोस्ट कॉमन स्केलेटल ट्रैक्शन है वो हमारे फीमर में यूज़ की जाती है। उसके बाद एग्जाम्पल था थॉमस स्प्लिंट विद पर्सन अटैचमेंट, ठीक है। इसमें क्या करते थे, प्रेफर्ड व्हेन कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन इज नीडेड, जब काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो हम इस वाले ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने केयर देखी थी, केयर ऑफ ट्रैक्शन कैसे करते थे। सो केयर ऑफ ट्रैक्शन में हमने देखे थे ट्रैक्शन, सबसे पहले ट्रैक्शन लिख लेंगे। सो ट्रैक्शन में टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर चेक, आर स्टैंड फॉर रोप शुड हैंग फ्रीली, इस चीज़ का ध्यान रखना होता था, और देखना होता था कि अलाइनमेंट शुड बी मेंटेन है क्या नहीं है, ठीक है, और सर्कुलेशन शुड बी चेक्ड। कैसे चेक करते थे, 5 P's की हेल्प से, पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया एंड पैरालिसिस। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर हमने कंसीडर करना होता है, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ओवरहेड ट्रैपीज यूज करते हैं, नेवर टच वेट टू बेड एज वेल एज फ्लोर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हमने क्या देखा था, सबसे पहले ऑरिफ और क्रिफ। ऑरिफ क्या था, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन। ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है ताकि हम जो है बोन को फिक्स कर सके, बोन्स को अप्रोक्सीमेट कर सके यूजिंग सर्जिकली क्या करेंगे, प्लेट्स को इंसर्ट करेंगे, स्क्रूज को, नेल्स को, पिन्स को, इनकी हेल्प से फिर हम सर्जरी करके बोन को फिक्स करेंगे। बट इन केस ऑफ रिडक्शनल, क्लोज्ड रिडक्शनल क्या होता है, रिडक्शन विदाउट एनी ओपन सर्जरी, ठीक है, सिर्फ इंटरनल रोटेशन ही करेंगे इसमें, इंटरनल फिक्सेशन ही करेंगे, सॉरी, बट लेकिन नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन इट, ठीक है। फिर आ गई ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हमने पढ़ी थी। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में सबसे पहले हमने देखा था TKR, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें ये क्यों करते थे, किन पेशेंट्स को करते थे, दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस और ट्रॉमा, है ना। तो फ्रैक्चर ऑफ या फिर मतलब कि ट्रॉमा में क्या फ्रैक्चर, मतलब बोन जो फ्रैक्चर है वो सराउंडिंग बोन्स में पूरी जगह हो रखा है, जहाँ मतलब नीज पे। उसके बाद आता है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में TKR हमने देखा। इसकी बेस्ट एज क्या होती है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की, 50 to 80 ईयर्स, ठीक है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है पेशेंट को पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में, चेस्ट पेन हो सकती है, सडन ब्रेथलेसनेस। इसका मैंने रीजन बताया था क्योंकि एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म का रिस्क होता है, दैट्स व्हाई, है ना। तो DVT की वजह से फिर वो कहीं पे भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी मूव कर सकता है और बाद में ब्लॉकेज हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें थी, कंप्रेशन बैंडेजिंग हम प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, आइस पैक्स अप्लाई करेंगे ताकि स्वेलिंग भी रिड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद था THR, दैट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट और टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सीवियरली डैमेज्ड हिप विद प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस की हेल्प से हम जो है जो रियल वाला हिप है उसको रिमूव कर देंगे, रियल जॉइंट, हिप जॉइंट को रिमूव कर देंगे और आर्टिफिशियल जॉइंट वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये भी कहाँ पे किसको इंडिकेटेड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और फिमोरल नेक फ्रैक्चर किसी का हो रखा है तो। और इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ध्यान में रखने होते हैं जब हम प्रोवाइड कराते हैं केयर पेशेंट को, ठीक है। सो डोंट्स में आ जाते थे, डोंट क्रॉस ऑपरेटेड लेग पास द मिड लाइन, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि डोंट सिट विद क्रॉस लेग, डोंट सिट ऑन लो हाइटेड चेयर, अवॉइड हिप फ्लेक्शन, ठीक है। हिप मतलब कि एंगल, हिप
इसको हमने फ्लेक्स नहीं करना है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अब भी रखेंगे, ठीक है। पेशेंट शुड नॉट टर्न टू ऑपरेटिव साइड, और ऑपरेटिव साइड की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ना है ना। और हमने डूज में देखा था कि हाई टॉयलेट यूज करने हैं, पिलो बीच में यूज करेंगे लेग्स के, जिसको हम एबडक्शन पिलो बोलते थे, ठीक है। और एबडक्शन मतलब अवे, मतलब दोनों लेग्स को अवे करना है, ठीक है। और यूज लॉन्ग डिवाइसेस, मतलब कि लंबी सी कोई भी ऐसी डिवाइस यूज करो किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप नीचे झुको, नीचे झुकना अवॉइड करना है। और हाई चेयर पे बैठना है, पैडेड उसका आर्म होना चाहिए, ठीक है। हिप अवे होना चाहिए, मतलब कि सॉरी, हिप जो है ऑलवेज हायर देन नी, ठीक है। मतलब कि हमने पहले डिस्कस कर लिया ना कि हिप ऊपर होना चाहिए और नी हमेशा नीचे होना चाहिए। ऐसा कभी इस पोजीशन में कभी नहीं बैठना कि नीज हमारे ऊपर आए। और ट्रेपीज का यूज करना है, ठीक है। एंटी इम्बॉलिक स्टॉकिंग्स प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को ताकि डीवीटी के रिस्क डिक्रीज हो सके, ठीक है। और मेंटेन करनी है फ्रैक्चर्ड लिम्ब की अलाइनमेंट। उसके बाद हमने देखे थे कुछ साइन और सिम्टम्स जो कि अपीयर होते हैं अगर हिप प्रोस्थेसिस डिसलोकेट हो रखी है तो हमें पता कैसे चलेगा। एक तो शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाएगी, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगी अफेक्टेड लिम्ब की, ठीक है। इंटेंस पेन हो जाएगा पेशेंट को, स्वेलिंग होगी, और इमोबिलाइजेशन हो सकती है अफेक्टेड हिप की, ठीक है। या फिर पॉपिंग साउंड और सेंसेशंस वहाँ से हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्रचेस डिस्कस करे थे। क्रचेस क्या है? क्रचेस एक काइंड ऑफ डिवाइस है जो कि पेशेंट यूज करता है जब उसका मतलब कि लोअर बॉडी इज नॉट एबल टू बियर वेट, तो फिर अपर बॉडी पे वो वेट को शिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज क्रचेस। ये टेम्पररी भी होते हैं, परमानेंट होते हैं। जो टेम्पररी होते हैं वो लिगामेंट या फिर नी का कोई डैमेज हो रखा है, जो थोड़े टाइम के लिए डैमेज हो रखा है, फिर बाद में फर्दर हील कर जाता है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं टेम्पररी क्रचेस। और परमानेंट क्रचेस आर यूज्ड व्हेन पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज इज प्रेजेंट, है ना। तो और हमें ये ध्यान में रखना था कि जो वन क्रच है वो अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ बॉडी वेट बियर करता है, और टू क्रचेज अगर हम यूज करते हैं तो वो 100% ऑफ बॉडी वेट को बियर करता है। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रचेस। तो एक फोर आर्म क्रचेस होते हैं और एक्सिलरी क्रचेस होते हैं। जो फोर आर्म क्रच है वो कंटेन करते हैं मेटल बैंड को और हैंड ग्रिप जो कि फिट करती है फोर आर्म पे। और एक्सिलरी क्रचेस है वो कंटेन करते हैं पैडेड सरफेस जो कि फिट करते हैं एक्सिला में। मोस्ट कॉमनली ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखना है कि हमने मेजर कैसे करना है क्रचेस को, ठीक है, कि मतलब कौन सा क्रच जो है कौन से वेट का, कौन सी हाइट का, कौन से मेजरमेंट का क्रच जो है सही बैठ रहा है पेशेंट को। तो हमने पेशेंट का वेट लेना है, एंगल देखना है एल्बो का, डिस्टेंस देखेंगे एक्सिल और क्रच के बीच में, क्रच पैड के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस है एक्सिल और क्रच पैड के बीच में वो 2 to 4 फिंगर्स होना चाहिए, या फिर आप 4 to 5 सेंटीमीटर कह सकते हो। और डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर एक्सिला फोल्ड टू पॉइंट ऑफ क्रच अगर की बात करें इसकी, तो हमने देखा था कि लेटरली जो हील से है वो 15 to 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर पॉइंट्स जो कंसीडर करने हैं वो हमने देखे थे कि हमने जो है होल बॉडी का वेट कभी भी एक्सिला पे नहीं डालना। अगर एक्सिला पे डालेंगे तो वो जो है डैमेज कर देगा हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस को, वो डैमेज होगी तो पैरालिसिस हो सकती है जिस वजह से क्रच पाल्सी हो सकती है पेशेंट को। फिर अब हमने देखा था कि ऑलवेज हमने सपोर्ट करना है वेट को विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स्ड एल्बो। एल्बो को कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है, फ्लेक्स पोजीशन रखेंगे, और जो एंगल है वो 25 to 30 डिग्री होना चाहिए फ्लेक्शन का, ठीक है। ये हम वेरीफाई करेंगे गोनियोमीटर से, ठीक है। और हमेशा वियर करने हैं फ्लैट शूज, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलना है अपर आर्म की स्ट्रेंथ के लिए ट्राइसेप्स एल्बो को जो है अच्छा मतलब प्रॉपर उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो ताकि जो वेट है वो प्रॉपरली अपर आर्म्स पे आ सके, एक्सिला को अवॉइड करेंगे ताकि फिर क्रच पाल्सी से भी पेशेंट को बचाया जा सके। फिर उसके बाद हमने देखा वाइड स्पोर्ट के लिए हम ट्राइपॉड पोजीशन रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, जिसमें कि है वर्टिब्रा, नेक और हेड इरेक्ट होता है। और हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि नीचे नहीं देखना जिस टाइम पे क्रच वॉकिंग करो, डोंट लुक डाउन, ओके। उसके बाद हंचिंग शोल्डर का ध्यान रखेंगे, स्टूपिंग शोल्डर का ध्यान रखेंगे। हंचिंग शोल्डर में क्या होता है? हंचिंग शोल्डर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ
टू लॉन्ग क्रच, अगर लॉन्ग क्रच यूज करेंगे तो हंचिंग शोल्डर हो सकता है, और स्टूपिंग शोल्डर कब होता है, जब शॉर्ट क्रच यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ये आज हमने डिस्कस करा था। और हाँ, क्रच वॉकिंग रहेगी, क्रच वॉकिंग गेट ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था 4 पॉइंट गेट, जिसमें क्या करते थे, पहले एक क्रच आगे रखेंगे लेफ्ट साइड का, फिर अपोजिट लेग, फिर दूसरी साइड का क्रच, फिर अपोजिट लेग, ठीक है। फिर 3 पॉइंट गेट हमने देखा था, जो नॉन वेट बियरिंग गेट था, जिसमें कि हम क्या करेंगे, पहले लेग रखेंगे, पहले 2 क्रच रखेंगे, फिर लेग, फिर 2 क्रच, फिर लेग, है ना। और 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट, इसमें 2 क्रच फिर स्विंग करके लेग रखेंगे, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। और बाकी हमने सिटिंग और वो डिस्कस करी थी, असेंडिंग, वो आपको पता है, ये जस्ट खुद इमेजिन करके देख लो कि आप अगर यूज करेंगे कैसे कैसे चलेंगे, वो हमने डिस्कस करा था। कैसे, पहले दोनों क्रच स्टेयर पे रखेंगे, अप टू द अप स्टेयर पे रखेंगे, उसके बाद अपना अनअफेक्टेड लिम्ब, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। डिसेंडिंग के टाइम पे पहले क्रच रखेंगे, फिर अनअफेक्टेड लिम्ब, है ना। और सिटिंग के टाइम पे क्या करते थे, एक अनअफेक्टेड लिम्ब की तरफ होल्ड करेंगे, और दूसरी तरफ से हम चेयर की आर्म को होल्ड करके अफेक्टेड लेग को स्ट्रेट रख के बैठ जाएंगे। फिर वैसे ही अनअफेक्टेड लेग की हेल्प से उसके एंगल को फ्लेक्स करेंगे, अनअफेक्टेड लेग की फ्लेक्शन करेंगे और नीचे बैठेंगे। फिर उसके बाद वैसे ही अनअफेक्टेड लेग की फ्लेक्शन की हेल्प से अफेक्टेड लेग को बिल्कुल सीधा ही रखेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही क्रच के ऊपर वेट डाल के और एक साइड से आर्म पे वेट डाल के पेशेंट उठ जाएगा। तो ये था सारा ऑल अबाउट क्रच वॉकिंग और क्रच असेंडिंग डिसेंडिंग स्टेयर्स और क्रच सिटिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, रिवीजन अच्छे से करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा सके उतने लगाओ, बस उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।